थिंक लाइक अ फ्रीक का क्या है सही मतलब। दोस्तों, अपनी किताब फ्रीनोमिक्स और सुपर फ्रेकोनॉमिक्स का लेखक स्टीवन डी लेविट और स्टीफन जे डबनर को बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, मगर उन्हें इस किताब के बाद कई अजीब सवालों का सामना भी करना पड़ा। सवाल से हमारा मतलब है कि जैसे क्या कॉलेज की डिग्री लेना जरूरी है, या क्या अपना बिजनेस फैमिली के आने वाली जनरेशन को सौंप देना सही है। इन सवालों के साथ साथ कुछ ऐसे सवाल भी थे जो इंसान को सोच में डाल सकते थे, जैसे किसी इंसान को सच्ची खुशी कब मिलती है, या फिर क्या इनकम क्वालिटी खतरनाक होती है। ये तो हो गए अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, लेकिन ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता। लोगों को कई चीजों के फायदे और नुकसान जानने की भी बहुत एक्साइटमेंट थी, और उनको ऑटोनोमस व्हीकल, ब्रेस्ट फीडिंग, केमोथेरेपी, लॉटरी, इन चीजों के बारे में भी जानना था। लेविट को कई ऐसे ईमेल्स भी मिले थे जिसमें उन्हें लोगों ने कभी ओबेसिटी एपिडेमिक से छुटकारा दिलाने की बात की, और कभी भुखमरी से बचाने की रिक्वेस्ट भेजी। एक वक्त पर तो ऐसा भी लगने लगा था कि लोगों ने ये सोच लिया था कि उनकी हर मुश्किल का हल फ्रीकोनॉमिक्स से ही हो सकता है। पर यह सच हो, ऐसा 100% मुमकिन तो नहीं था, क्योंकि सच्चाई तो अब भी यही थी कि मुश्किलें जिंदगी का एक हिस्सा हैं, और उन्हें दूर करना अपने आप में एक अलग मुश्किल है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मुश्किलों से बाहर आने के लोगों के तरीके अलग अलग हों। तभी तो लेविट ने सोचा कि इन बेतुके सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश ना करके क्यों ना वो एक ऐसी किताब लिखें जिससे लोगों को फ्रीक की तरह सोचने में कुछ हद तक मदद मिल सके। अब अगर मान लिया जाए कि आप फुटबॉल के एक खिलाड़ी हैं, और आपने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से अपनी टीम को वर्ल्ड कप चैंपियनशिप तक पहुंचा दिया है, और अब बस आपको एक पेनल्टी किक की जरूरत है, तो जो आपको जीत दिला सकती है। साथ ही यहां तक कहा जा रहा है कि उस मैदान में 75% पेनल्टीज हमेशा कामयाब होती हैं। लेकिन कैसे ये तय हो जाएगा कि आपकी किक भी कामयाब होगी? तो भाई, सवाल का जवाब है कि नहीं, क्योंकि आपको पेनल्टी किक तब भी मिल पाएगी जब आप मैदान के मेजरमेंट्स यानी आकार को अच्छी तरह से भांप कर अपने कदम उठाएंगे। किक मारने से पहले आपको हर तरह से अपने मौकों को अच्छी तरह से देख लेने की जरूरत होगी, तभी आप अपना पेनल्टी किक कामयाब कर सकते हैं। वहीं उस वक्त उस मैदान पर खड़े होकर अपने सारे मौकों को अच्छी तरह से भांपना, जब भीड़ की नजर आप पर टिकी हुई है, और सिर्फ नजर ही नहीं, कई लोगों की उम्मीदें और प्रार्थनाएं आपकी उस एक किक के साथ जुड़ी हुई हैं। उस वक्त ख्याल आता है कि क्या होगा अगर आप फेल हो गए, क्या होगा अगर आपकी किक को गोलकीपर ने पकड़ लिया। सोचिए, उस वक्त आपके दिमाग में कितने सारे सवाल चल रहे होंगे। मजबूत साइड या कमजोर साइड, क्या कॉर्नर के लिए जाएं या फिर थोड़ा सेफ खेलें। गोलकीपर इस समय क्या सोच रहा होगा। इतना ही नहीं, गोलकीपर क्या ये सोच रहा होगा कि आप क्या सोच रहे हैं। इस मौके पर आपके हीरो बनने के चांसेस 75% हैं, जो बुरी बात नहीं है। लेकिन कितना अच्छा हो अगर आपके सोचे समझे हुए कदम से ये प्रतिशत 100 अंक तक पहुंच जाए। उस समय एक खिलाड़ी अपने हर मौके को अच्छी तरह से देख लेता है कि अगर वो दाएं या बाएं तरफ किक मारेगा तो गोल होने की क्या उम्मीद है। लेकिन स्टीवन लेविट का कहना है कि कैसा हो अगर दाएं या बाएं किक ना मारकर खिलाड़ी अपनी स्ट्राइक सेंटर की तरफ रखें। साथ ही वो ये भी साफ कर देते हैं कि सेंटर की तरफ बहुत कम लोग अपनी स्ट्राइक रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो खिलाड़ी ये चांस लेने के लिए तैयार होगा। ऐसा करने पर दो नतीजे हो सकते हैं। एक तो ये कि फील्ड से लोगों के जोर से चीखने की आवाज आएगी, गोल, या फिर कोई भी आवाज नहीं आएगी। अब इन दोनों ही हालात में से किस पर खिलाड़ी कैसे रिएक्ट करता है, ये पूरी तरह से उस खिलाड़ी की अपनी मर्जी है। वो ये चांस लेने को तैयार है या नहीं, ये भी उसी को तय करना है। वहीं अगर हम आंकड़ों की बात करें तो उनमें यही पाएंगे कि राइट या लेफ्ट स्ट्राइक से सेंटर स्ट्राइक का सक्सेस रेट ज्यादा है। लेकिन सबब यह है कि इस स्ट्राइक को लेने वाले लोगों का आंकड़ा उतना ही कम क्यों है। स्टीवन लेविट का यहां यह कहना है कि सेंटर स्ट्राइक का सक्सेस रेट अच्छा होने के बावजूद इसे कम इस्तेमाल किए जाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला ये कि कोई खिलाड़ी कैसे सीधा अपने गोलकीपर पर निशाना तान सकता है। ऐसे में इसे तो कॉमन सेंस की कमी कहा जाएगा। कई बार इसी वजह से खिलाड़ी स्ट्राइक नहीं लेते। लेकिन इनमें से जो सबसे बड़ी वजह उन्होंने महसूस की है, वो है शर्मिंदगी का डर। चाहे खिलाड़ी कितना ही अच्छा और कॉन्फिडेंट शॉट क्यों न ले, इस बात की कोई गारंटी तो है नहीं कि गोलकीपर
अपनी जगह से दाएं या बाएं ही ड्राइव लेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिले और गोल को रोक दे। ऐसे में उस खिलाड़ी को जो शर्मिंदगी महसूस होगी, इसके बारे में सोचकर ही वो सेंटर स्ट्राइक को अपने ऑप्शन में नहीं रखता, क्योंकि उस वक्त गोलकीपर लोगों की नजरों का हीरो बन जाता है और खिलाड़ी की हालत ऐसी होती है जो वो अपना मुंह छिपाने की जगह ढूंढ रहा होता है। लेखक का मानना है कि कोई भी इंसान अपने निजी फायदे को ज्यादा अहमियत देता है देश या दूसरों के फायदों के मुकाबले में। तभी वो ये सेंटर स्ट्राइक लेने से कतराता है और राइट या लेफ्ट स्ट्राइक की जगह ढूंढने लगता है, क्योंकि अगर सच में उस खिलाड़ी के लिए देश का या अपनी टीम का जीतना उसके शर्मिंदा होने या ना होने से ज्यादा जरूरी होता, तो वो सेंटर स्ट्राइक लेने से डरता या झिझकता नहीं, क्योंकि वो अपनी टीम के लिए कोई भी रिस्क लेने को तैयार होता। लेविट का कहना है कि ये सिर्फ उस खिलाड़ी की बात नहीं है। किसी भी फील्ड में किसी भी इंसान से अगर ये पूछा जाए कि वो अपने फायदे को आगे रखेगा या फिर पब्लिक इंटरेस्ट को, तो चाहे वो मुंह पर इसका सही जवाब ना दे, लेकिन दिल से अपने अहम चॉइसेस को ही अहमियत देगा। अगर ऐसे ही हर इंसान खुद के फायदे पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दे, तो किसी भी फील्ड में लोग एकजुट होकर काम कैसे करेंगे, फिर चाहे वो खेल का मैदान हो या पॉलिटिक्स का। इसी तरह के कुछ सवालों का जवाब देने के लिए ही लेखक स्टीवन लेविट ने यह किताब लिखी है। हाल ही के कुछ सालों में उन्हें और उनके साथियों को यह एहसास हुआ कि हर मुश्किल को हल करने के बारे में सोचने के भी 2 तरह के तरीके होते हैं, एक सही और दूसरा बिल्कुल गलत। क्योंकि एक बार अगर इंसान ने गलत रास्ता चुन लिया, तो अकेले उस मुश्किल से कई और मुश्किलें जन्म ले लेती हैं। तो क्या इस कंफ्यूजन से निकलने का कोई रास्ता है? लेविट कहते हैं कि वो यही मानना चाहेंगे कि इस मुश्किल को सही करने का तरीका है एक सही तरीके को चुनना, थोड़ा और प्रोडक्टिवली, थोड़ा और क्रिएटिवली और थोड़ा रैशनली सोचकर किसी भी मुश्किल को हल करने की कोशिश करना। ना अंधे होकर गलत फैसला लेना है और ना कंफ्यूज होकर सही रास्ते को छोड़ देना है। हमें बस एक फ्रीक की तरह सोचना है। लेविट की पिछली दोनों किताबें कई अलग तरह के विचारों पर आधारित थी। एक तो ये कि इंसेंटिव्स मॉडर्न लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। उन्हें समझना ही किसी मुश्किल को हल करने का सबसे सही तरीका सामने ले आता है। और दूसरा आइडिया ये कि हमें ये पता होना चाहिए क्या मेजर करना है और कैसे करना है, जिससे मुश्किल की कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जा सके। इसके अलावा इन आइडियाज को भी अहमियत दी गई कि कन्वेंशनल विजडम कभी कभार गलत हो सकता है और इससे कई खतरनाक परिणाम भी नजर आ सकते हैं। या फिर यह आइडिया कि कोरिलेशन और कैजुअलिटी दोनों एक जैसी चीजें नहीं होती। ऐसा लग सकता है कि दोनों मिलती जुलती हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि दोनों रास्ते बिल्कुल अलग हैं। लेकिन यहां लेविट ये भी साफ कर देना चाहते थे, लोगों का ये मान लेना भी गलत होगा कि उनकी ये किताब कोई सेल्फ हेल्प की किताब है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि यह किताब पिछली किताबों के मुकाबले थोड़ी अलग है। ये किताब आपको कई चीजों के बारे में ऐसी बातें बताती है जो थोड़ी हटकर हैं और शायद ही इससे पहले आपको किसी ने बताई होंगी। लेविट का इस किताब को लेकर लिखने का अंदाज इकोनॉमिक अप्रोच पर आधारित है, लेकिन इसमें इकोनॉमी से जुड़ी कोई भी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सोचने का कोई जादुई तरीका होता है कि किसी को भी तरीका मिल गया और उसकी सारी सोच सही हो गई। सोचने का तरीका तो कॉमन सेंस से संबंधित होता है। इसलिए लेविट किताब की गहराई में जाने से पहले ही लोगों को ये साफ बता देना चाहते थे कि इस किताब में उन्हें सोचने का कोई जादुई तरीका नहीं मिलने वाला, लेकिन एक फ्रीक की तरह सोचने का तरीका लोगों को सबसे आसान लग सकता है। इस बात की भी उनको पूरी उम्मीद है। लेखक चाहते हैं कि लोग अपने पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव सोच के रंगों से इस दुनिया को रंगीन बनाएं। डेविड कैमेरॉन से मुलाकात। वहीं इन सब चीजों पर रिसर्च करते हुए ये बात भी सामने आई कि चाहे लोग कितने ही स्मार्ट क्यों ना हो, उन्हें किसी नई जानकारी से ज्यादा भरोसा उनके दिमाग में पहले से बसी पुरानी सोच पर होता है। साथ ही ये भी आज के समाज की एक सच्चाई है कि आजकल लोग झुंड में चलना बहुत पसंद करते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी के कई निजी फैसलों में भी अपने परिवार, दोस्त और दुनिया की राय की जरूरत होती है। झुंड में चलने का मतलब तो यही होता है कि लोग अपनी सोच से ज्यादा
दूसरों की सोच पर भरोसा करते हैं और उनकी सोच बहुत मायने रखती है। तभी तो एक फ्रीक की तरह सोचने के रास्ते में ये एक बहुत बड़ी दीवार है। ऐसे में लोग अपने परिवार और दोस्तों की सोच को अहमियत देते हुए खुद की सोच को अहमियत देना भूल जाते हैं। इससे भी मजेदार बात तब होती है जब पुराने दोस्तों की सोच और सलाह के साथ नए दोस्तों की सोच मैच नहीं करती। तब वो इंसान खुद दुविधा में पड़ जाता है कि अपने कौन से दोस्त की बात सुने और किसकी सलाह को अनदेखा करे। ऐसा बहुत कम होता है जब कोई इंसान शांत बैठकर अपने बारे में सोचकर किसी फैसले की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि इससे पहले ही वो दूसरों की सलाह से प्रभावित हो जाते हैं। आज के समय की सच्चाई ही यही है कि लोगों के पास ठंडे दिमाग से सोचकर फैसले लेने तक का वक्त नहीं होता। तो क्या यह हमारे इस तेज रफ्तार से चलने वाले युग की खासियत है? नहीं, क्योंकि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के फाउंडर और मशहूर लेखक जॉर्ज बर्नेट शॉ ने कई सालों पहले ही लोगों में विचारों की कमी होने की बात साफ कर दी थी। उन्होंने ही पहली बार ये कहा था कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने पूरे दिन में शायद मुश्किल से 2 या 3 बार किसी बारे में सोचते हैं, वरना इतना वक्त भी लोगों के पास नहीं होता। लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का यह भी कहना है कि उनका इंटरनेशनल रेपुटेशन भी शायद इसीलिए बनी थी क्योंकि वो दिन में 2 या 3 बार से ज्यादा सोचते थे। स्टीवन लेविट कहते हैं कि वो खुद भी इसी तरह से सोचने की कोशिश करते हैं और इसलिए अपने रीडर्स को भी ऐसा ही करने की सलाह देते हैं। फ्रीक जैसा सोचने के लिए आप में वैसा सोचने की चाह होना चाहिए। इस दौरान कई बार ऐसा हो सकता है कि लोग आपको उनसे थोड़ा अलग चलते देख ऐसी प्रतिक्रिया दें जो आपको आहत करे। लोग आपको पागल कह सकते हैं या आपकी सोच को गलत या बेतुका बता सकते हैं, लेकिन ये आपको तय करना है कि इन बातों को दिल पर लगाकर आप पीछे हट जाएंगे या फिर अपनी सोच पर बने रहेंगे। लेविट अपना एक अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि उनकी मशहूर किताब फ्रीकोनॉमिक्स की कामयाबी के बाद एक टूर के दौरान उन्हें डेविड कैमेरॉन से मुलाकात करने का मौका मिला था। कैमेरॉन तब यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बनने वाले थे। इतनी बड़ी हस्ती का इस तरह से किसी आम आदमी से मिलना और उनसे सलाह लेना जहां बहुत सामान्य बात थी, वहीं इस मुलाकात के बारे में लेखक भी काफी उत्साहित थे। सुपर फ्रीकोनॉमिक्स के शुरुआती फैक्ट्स में लेविट ने यह ऐलान किया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता, फिर चाहे वो इन्फ्लेशन हो या बेरोजगारी। उनकी इसी बात का फायदा राजनेताओं ने भी उठाया था और इसे एक विवाद की तरह आम लोगों के सामने पेश किया था। यूनाइटेड किंगडम में जहां उनकी ये किताब अच्छा बिजनेस कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ कई शोज में लेविट और उनके साथी डबनर को बहुत ताने भी मारे गए। यहां तक कि उनसे ये भी पूछा गया था कि क्या उन्होंने अपनी किताब के जरिए आतंकवादियों की मदद की है। लेविट को तो किसी भी तरह से ये समझ नहीं आ रहा था कि उनकी किताब के साथ आतंकवादियों की मदद करने का संबंध क्या है। और तो और एक समय पर तो लोग उनकी किताब को ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार मानने लगे थे। डेविड कैमेरॉन के जो एग्जीक्यूटिव लेखक और उनके साथी को ऑफिस तक ले जाने के लिए आए थे, वो एक जवान पॉलिसी सलाहकार थे जिनका नाम था रोहन सिल्वा। रोहन ने भी लेविट को बताया था कि उनके पड़ोसी को भी सुपर फ्रीकोनॉमिक्स सिर्फ इसलिए पसंद नहीं आई थी क्योंकि उस किताब के ग्लोबल वार्मिंग के चैप्टर से उन्हें नफरत थी। सिल्वा इसके बाद लेखक और उनके साथी डबनर को एक कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर गए जहां कैमरॉन के और भी 2 दर्जन सलाहकार मौजूद थे। उस कमरे में उस वक्त ग्लोबल वार्मिंग पर ही चर्चा चल रही थी और लेविट और डबनर उन सभी के बीच चुपचाप बैठे हुए थे। उन सलाहकारों में से एक शख्स थे जो सीनियर भी थे और उन्हें देखकर ऐसा भी लग रहा था कि जैसे उन्हें इस बारे में बहुत कुछ पता है। उन्होंने खड़े होकर उस कमरे में मौजूद लोगों से एक ही बात कही कि कैमेरॉन एडमिनिस्ट्रेशन ग्लोबल वार्मिंग को बहुत गंभीरता से लेगा और इसे हल करेगा। उस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि अगर उनके बस में होता तो वो एक रात में ब्रिटेन को कार्बन फ्री सोसाइटी बना देते। ये मसला उनके लिए हाईएस्ट मोरल ऑब्लिगेशन बन गया था। ये बात सुनकर लेविट ने उस मिनिस्टर से सवाल किया कि आखिर मोरल ऑब्लिगेशन से उनका क्या मतलब है। इस पर उस मिनिस्टर ने कहा कि इंग्लैंड का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ही इंग्लैंड की ऐसी हालत का जिम्मेदार है। ये बातें चली रही थीं कि तब तक कैमेरॉन उस कमरे में पहुंचे और उन्हें देखकर लेविट और डबनर चौंक गए।
लेखक का मानना है कि कैमरॉन को देखकर ही समझ में आ रहा था कि उन्हें यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री पद के लिए क्यों चुना गया था। कैमरॉन मानते थे कि इंग्लैंड का बुरा शासन ही देश की सबसे बड़ी समस्या थी। उस दौरान पूरी दुनिया रिसेशन के दबाव से जूझ रही थी और राष्ट्रीय उधार भी अपनी ऊंचाई पर पहुंच रहा था। कैमरॉन ने पूरी बागडोर अपने हाथों में ली और नेशनल हेल्थ सर्विस बनाने की पेशकश की ताकि ब्रिटेन के हर एक इंसान को अच्छी हेल्थ केयर मिल सके। बस इन सब में एक ही मुश्किल थी कि यूनाइटेड किंगडम में हेल्थ केयर की कीमत बहुत ज्यादा थी। लेखक कहते हैं कि उन्हें बाद में जाकर ये पता चला था कि आखिर डेविड कैमरॉन नेशनल हेल्थ सर्विस को लेकर इतने सीरियस क्यों थे, क्योंकि इसके साथ उनका एक निजी अनुभव जुड़ा हुआ था। कैमरॉन का बड़ा बेटा इवान एक बहुत रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ पैदा हुआ था जिसका नाम था ओथारा सिंड्रोम। इस बीमारी के सबसे ज्यादा पाए जाने वाले लक्षण आम थे, बहुत वायलेंट सीजर्स जो बार बार होते रहते थे। इस वजह से पूरा कैमरॉन परिवार नेशनल हेल्थ सर्विस की नर्सेज, डॉक्टर्स और एम्बुलेंसेस के साथ बहुत घुल मिल चुका था। तभी तो कंजर्वेटिव पार्टी के एनुअल कॉन्फ्रेंस में एक बार डेविड ने कहा था कि जब आपका अपना परिवार नेशनल हेल्थ सर्विस के साथ इतना जुड़ा हुआ हो तभी आपको इस सेवा की कीमत पता चलती है। हालांकि साल 2009 में इवान के 7वें जन्मदिन के कुछ महीनों बाद ही उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इसी वजह से कैमरॉन ने अपने कार्यकाल में हमेशा नेशनल हेल्थ सर्विस को ज्यादा अहमियत दी थी। अब आप बताइए, क्या उनका ये कदम पूरी तरह से प्रैक्टिकल सेंस में था? अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा कि उनका उठाया एनएचएस का ये कदम थोड़ा भावनाओं की तरफ झुका हुआ भी था, क्योंकि फ्री और अनलिमिटेड हेल्थ केयर का गोल जहां सचमुच तारीफ करने लायक कदम है, वहीं इकोनॉमिक्स पर थोड़ी अलग जुबान बोलती नजर आती है। कैमरॉन हेल्थ केयर के साथ इतने भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे कि एडवाइजर्स के लिए प्रधानमंत्री को इस बात पर किसी सुधार के बारे में बातचीत करना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन सच्चाई तो यह है कि यूनाइटेड किंगडम की हेल्थ केयर उनकी इकोनॉमी का ही एक हिस्सा है, जहां एक प्रोसीजर की कीमत $100 से लेकर $1,00,000 तक की है। अब आप ही सोचिए, अगर वहां का हर इंसान इस प्रोसीजर को मुफ्त में करवाए तो यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी की हालत क्या हो जाएगी। हालांकि इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है, ये तो इंसानों की फितरत होती है कि जहां उन्हें कीमत नहीं चुकानी पड़ती वहां उस सर्विस को वो जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं। अगर आपको किसी ऐसे रेस्टोरेंट में ले जाया जाए जहां आप कुछ भी खा सकते हैं और आपको इसके कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो क्या आप वहां बैठकर सादा खाना खाएंगे? यूनाइटेड किंगडम के हेल्थ केयर की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। लेखक का यह मानना है कि सर्विसेज का ओवर कंजम्पशन तब सही लगता है जब हेल्थ केयर इकोनॉमी का एक छोटा सा हिस्सा हो, लेकिन अगर हेल्थ केयर किसी इकोनॉमी के जीडीपी का 10% जोड़ता हो तो ये ओवर कंजम्पशन मुश्किल खड़ी कर सकती है। तभी इसके बारे में आपको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। लेविट ने अपनी यही बात कैमरॉन को अपने थॉट एक्सपेरिमेंट की मदद से समझाने की कोशिश की। उन दोनों ने प्रधानमंत्री को यह सुझाव दिया कि वो अपनी पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव लाएं और क्यों ना ऐसा ना करें कि हेल्थ केयर की जगह ट्रांसपोर्टेशन को ब्रिटेन वासियों के लिए फ्री कर दें। कुछ ऐसा नियम बनाएं कि लोग जब चाहें किसी भी न्यू मॉडल की गाड़ी को घर लेकर आ सकें। इस सलाह के बाद लेविट और डबनर को यह लगा था कि उनकी बात को कैमरॉन समझेंगे और इस पर सोच विचार भी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनका ये आइडिया सुनकर कैमरॉन के चेहरे से मुस्कान ही चली गई और वो जल्दबाजी में हाथ मिलाते हुए उस कमरे से चले गए। शायद लेविट की बात उनको इस हद तक अजीब लगी थी कि वो इसे ज्यादा देर तक सह ही नहीं पाए थे। तो दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए आइए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। अंग्रेजी के 3 सबसे मुश्किल शब्द। इस एपिसोड की शुरुआत हम एक कहानी से करने वाले हैं। एक लड़की जिसका नाम मैरी है, एक लाल गाड़ी में अपनी माँ और भाई के साथ समुद्र के किनारे दोपहर के खाने में सैंडविच और आइसक्रीम खाती है। तो अब कहानी हमने आपको सुना दी, अब बारी है आपसे इस कहानी से जुड़े कुछ सवाल पूछने की। गाड़ी का रंग कौन सा था? क्या उन्होंने लंच में मछली के साथ चिप्स खाए थे? क्या उन्होंने गाड़ी में संगीत चलाया? क्या उन्होंने लंच में नींबू पानी पिया?
अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब देने हों, तो बेझिझक होकर आप पहले और दूसरे सवाल का जवाब बिल्कुल सही देंगे, लेकिन बाकी दो सवालों का आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप इन सवालों के जवाब अंदाजा लगाते हुए हाँ या ना में दे दें। और सिर्फ आप ही नहीं, अगर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी ये कहानी सुनाई जाए और उनसे सवाल पूछे जाएं, तो वो भी कुछ ऐसे ही जवाब देंगे। तो क्या तीसरे और चौथे सवाल का जवाब देना नामुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं। बस इन सवालों के बारे में कोई जानकारी इस कहानी में दी नहीं गई है। हालांकि इसके बाद भी आंकड़े ये कहते हैं कि 100% बच्चों में से 76% बच्चे इन सवालों का जवाब हाँ या ना में दे ही देते हैं। लेविट का मानना है कि ऐसे बच्चे जो एक आसान से क्विज में भी तुक्का मारने यानी आड़ा टेढ़ा जवाब देने की कोशिश करते हैं, वो बड़े होकर या तो बिजनेस या फिर पॉलिटिक्स का रास्ता चुनने वाले होते हैं, क्योंकि ये दो फील्ड ऐसी हैं जहां सब ऐसा दिखावा करने की कोशिश में रहते हैं कि उन्हें सब पता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मगर नेता हो या बिजनेसमैन, उन्हें तो हमेशा यही लगता है कि उन्हें सब पता है। ऐसा भी कहा जाता है, अंग्रेजी के 3 सबसे मुश्किल शब्द हैं आई लव यू, लेकिन लेविट और डबनर इस बात से बिल्कुल असहमत हैं। उनकी माने तो अंग्रेजी के सबसे मुश्किल 3 शब्द हैं डोंट नो, यानी मुझे कुछ नहीं पता। और अगर इसे सबके सामने मानना हो तो ये लोगों के लिए और भी मुश्किल हो जाता है। इस बुक के लेखक लेविट और डबनर इस तरह की धोखाधड़ी की वजहों, उनकी कीमत और इसे ठीक करने के तरीके के कारणों के बारे में बात करने से पहले ये साफ कर देना चाहते हैं कि जब हम कहते हैं कि आई नो, तब इन दो शब्दों से हमारा असली मतलब क्या हो सकता है। दरअसल ज्ञान के कई अलग तरह के लेवल्स और कैटेगरीज होती हैं। इसमें जो सबसे ऊपर है उसे नोन फैक्ट्स कहा गया है। ये वो चीजें हो सकती हैं जो हर असल में साइंटिफिकली वेरीफाइड हो। इस विषय पर डैनियल पैट्रिक ने भी कहा था कि हर इंसान अपने निजी ओपिनियन को ही फैक्ट बनाकर पेश करने की दौड़ में लगा रहता है, जबकि वो कई बार साबित भी नहीं हुए होते। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप पानी के केमिकल कंपोजिशन को H2O ना बताकर HO2 बताएंगे तो ये गलत ही होगा, फिर चाहे इसके पीछे आप अपने कितने ही ओपिनियन क्यों न पेश करें। इसी तरह के फैक्ट्स को नोन फैक्ट्स कहा जाता है। इसके बाद अब बारी आती है बिलीफ्स की, यानी ऐसी चीजें जो सच तो मानी जाती हैं लेकिन हमेशा साबित नहीं होती। ऐसे मामलों में लोगों के बीच एक असहमति की उम्मीद रह जाती है। जब पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा सवाल रखा जाता है जिसके बारे में सबको पता है, पर इस पर भरोसा करना पूरी तरह से लोगों के बीच में बटा हुआ है, तो इसे आप फैक्ट और बिलीफ इन दोनों हिस्सों में नहीं रख सकते। ऊपर से आजकल तो कोई भी बात राजनीति और धर्म के हिसाब से सही या गलत साबित हो जाती है। जैसा कि इकोनॉमिस्ट एडवर्ड ग्लेजर ने कहा, इस दुनिया में ऐसे महान लोगों की कमी नहीं है जो गलतियां करने से कभी नहीं चूकते। वहीं कुछ मुश्किल सवाल ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ फैक्ट से साबित नहीं किया जा सकता। उसके लिए लोगों की अच्छी तरह से सोच विचार करने की भी जरूरत होती है। साथ ही ये ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब हर क्षेत्र में अलग अलग फैक्ट्स के साथ मिलते हैं। तभी तो लेविट का मानना है कि असल में किसी चीज को जानना उतना आसान है नहीं जितना लोग समझ लेते हैं। इतना ही नहीं, नील्स बोर का दिया हुआ शब्द अनुमान भी यहाँ काम नहीं आता, क्योंकि अनुमान हम भविष्य का लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं कि हमारा हर सवाल भविष्य से ही जुड़ा हुआ हो। फिर भी आए दिन हम ये सुनते रहते हैं कि किसी बिजनेसमैन, किसी नेता, किसी गुरु, किसी ज्योतिषी को सब कुछ पता है। अब सवाल यह है कि क्या उन्हें सच में कुछ पता है, या फिर वो भी ब्रिटेन के उन स्कूली बच्चों के जैसे झूठ बोल रहे हैं। पिछले कुछ सालों में स्कॉलर्स ने इस बात पर रिसर्च करना शुरू किया कि हर एक्सपर्ट का अनुमान कैसे मालूम किया जा सकता है। इनमें से सबसे बढ़िया रिसर्च पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर फिलिप टेटलॉक ने की थी, और उनका पूरा ध्यान पॉलिटिक्स पर था। इसलिए उन्होंने करीब 300 एक्सपर्ट्स, जिनमें सरकारी ऑफिसर, पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स, नेशनल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट मौजूद थे। फिलिप ने उन सभी के पिछले 20 सालों के किए हुए अनुमान को एकजुट किया और पाया कि उन सभी की रिसर्च के नतीजे बहुत सामान्य थे। उनके नतीजों के अनुसार 100 में से 96% लोगों को ऐसा लगता था
कि वो कई गुना ज्यादा जानते हैं, बल्कि उनका असली जानना इससे काफी कम था। टेटलॉक के एक्सपर्ट का अनुमान किसी डार्ट के खेल की तरह नजर आता था, जिसमें प्लास्टिक के बने डार्ट्स को एक निशाने पर मारने की कोशिश की जाती है। वहीं ऐसा ही एक अध्ययन CXO एडवाइजरी ग्रुप ने भी किया था, जो बीते कई सालों से स्टॉक मार्केट को लेकर कई अनुमान करता हुआ आ रहा था। लेकिन यहां भी इस स्टडी का रिजल्ट उस डार्ट के खेल जैसा ही सामने आया। टेटलॉक और उनके कई एसोसिएट स्कॉलर्स ने ऐसे कई पंडितों को भी ढूंढ निकाला था जो अपने अनुमान को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट थे। लेविट मानते हैं कि ऐसा बहुत कम होता है कि स्मार्ट लोगों के अनुमान भी उनकी ही तरह स्मार्ट हों। इस फेनोमेनन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से साल 1988 के एक आर्टिकल में बताया गया था। यह आर्टिकल रेड हेरिंग मैगजीन में छपा था और इसका टाइटल था वाई मोस्ट इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्शंस आर रॉन्ग। यह आर्टिकल पॉल क्रूगमैन ने लिखा था, जो खुद एक इकोनॉमिस्ट तो थे ही और उन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। अपने इस आर्टिकल में क्रूगमैन ने इस बात पर गौर किया था कि कई इकोनॉमिस्ट जो अनुमान करते हैं वो गलत साबित होते हैं, क्योंकि वो भविष्य की तकनीक को जरूरत से ज्यादा समझने की गलती कर बैठते हैं। इसका एक उदाहरण मेटकाल्फ का लॉ है, जिसमें ये कहा गया कि इंटरनेट की ग्रोथ आने वाले समय में बहुत ज्यादा गिर जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? फेसबुक, गूगल और अमेजॉन इसी इंटरनेट के सहारे $700 बिलियन से भी अधिक ज्यादा का बिजनेस करने लगे। बिना सोचे समझे भविष्य को जरूरत से ज्यादा समझने के कारण ही मेटकाफ के इस लॉ को सही नहीं माना जा सकता। लेविट मानते हैं कि इस दुनिया को थॉमस सार्जेंट जैसे और भी इकोनॉमिस्ट की सख्त जरूरत है। सार्जेंट को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था मैक्रो इकोनॉमिक्स के अलग अलग थ्योरीज के कारणों और प्रभावों को अच्छी तरह से मापने के काम को पूरा करने के लिए। सार्जेंट ने इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन के बारे में अपने काम में कोई बात ही नहीं की। जब LI बैंक ने कई सालों पहले एक टीवी कमर्शियल बनाने का फैसला किया, तो उन्होंने इसमें सार्जेंट को ही मुख्य किरदार में लिया। इस कमर्शियल की शूटिंग के लिए एक बड़ा ऑडिटोरियम भाड़े पर लिया गया, अच्छी अच्छी लाइटें लगाई गईं और बैकग्राउंड को भी बड़ी अच्छी तरीके से सजाया गया। पीछे की दीवार पर कई बड़े बड़े स्कॉलर्स की तस्वीरें भी लगी हुई थी। सार्जेंट भी मंच पर मौजूद थे। बस फिर क्या था, शूटिंग शुरू हुई और मॉडरेटर ने कहना शुरू किया, आज हमारे साथ मौजूद हैं थॉमस सार्जेंट, एक नोबेल ल्यूरेट और दुनिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट में से एक। इतनी तारीफ करने के बाद मॉडरेटर सार्जेंट से पूछता है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अगले 2 सालों में CD रेट्स क्या हो सकते हैं? इस पर सार्जेंट जवाब देते हैं कि नहीं, मैं नहीं बता सकता। मॉडरेटर इस पर कहते हैं, तो देखा आपने, अगर सार्जेंट ही ये नहीं बता पा रहे हैं तो इस दुनिया में कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाएगा। लेखक का कहना यही है कि ये ऐड और कुछ नहीं बल्कि एक कॉमिक जीनियस का सबसे बेहतरीन आइडिया है, क्योंकि सार्जेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो बेहद मुश्किल या अलग हो। उन्होंने बस ऐसे सवाल का सही जवाब दिया जिसका जवाब देना किसी के लिए भी काफी मुश्किल हो सकता है। दरअसल बात सिर्फ ये नहीं है कि हम बाहरी दुनिया की चीजों के बारे में कुछ ना जानते हुए भी सब कुछ जानने का दिखावा करते हैं, बल्कि हम खुद अपने आप को भी उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते जितना शायद हमें जानना चाहिए। दूसरों की बात तो बात की बात है, लोग कभी कभार अपने ही टैलेंट को सही तरह से नहीं समझ पाते। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट का यही मानना है कि इंसान अपने एक दिन का सबसे बड़ा हिस्सा खुद अपने साथ ही बिताता है, फिर भी वो अपनी स्किल्स और एबिलिटीज को पहचान नहीं पाता। इस बात का एक जबरदस्त एग्जाम्पल भी साइकोलॉजिस्ट देते हैं कि जब लोगों को उनकी ड्राइविंग स्किल्स के बारे में पूछा जाता है तो उनमें से मुश्किल से 80% लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को एक बेहतर ड्राइवर बताते हैं। वहीं बाकियों के लिए खुद को रेट करना भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ये भी जरूरी नहीं है कि एक फील्ड में अगर कोई इंसान बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है तो वो हर दूसरी फील्ड में उतना ही अच्छा हो। आप किसी एक या 2 चीजों में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज में आप उतना ही सफल होंगे। लेकिन इस बात का ध्यान वो लोग बिल्कुल नहीं रखते जिन्हें हर मामले में अपनी ओपिनियन देने की आदत है। ऐसे लोगों को साइंस की भाषा में अल्ट्रा क्रैपिडेरियन कहा जाता है। इराक के युद्ध की ही बात करें तो इस युद्ध की शुरुआत ही
यूनाइटेड स्टेट्स के उन दावों पर आधारित थी जिनमें यह कहा गया था कि सद्दाम हुसैन के पास तबाही मचाने वाले कई हथियार मौजूद हैं और वो अल-कायदा के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या सच में इस जंग में सिर्फ अल-कायदा और सद्दाम हुसैन की ही भागीदारी थी? जी नहीं, इस जंग में पॉलिटिक्स, तेल की खान और शायद अमेरिका का लिया जाने वाला किसी बात का बदला भी छुपा हुआ था। लेकिन पब्लिक को नाम सिर्फ अल-कायदा का ही सुनाई दिया। आखिरकार जब इस जंग में करोड़ों बिलियंस की बर्बादी और लगभग 4,500 अमरीकी मौतें और 10,000 इराकी मौतें हुई, तब सभी को यह एहसास हुआ कि जिन्होंने भी इस युद्ध से जुड़े सभी पहलुओं को अच्छी तरह से जानने का दावा किया था वो सही नहीं थे। बात शायद ये भी रही होगी कि उन लोगों को ये भी पता था कि उनकी आधी अधूरी जानकारी से कितना नुकसान हो सकता है, लेकिन उन्होंने चुप रहकर अपनी इज्जत बचाने में ही बेहतरी समझी। ठीक उसी तरह जिस तरह सॉकर का वो खिलाड़ी भी ये जानते हुए दाएं और बाएं स्ट्राइक मारने की कोशिश करता है कि सेंटर स्ट्राइक का रेट ही सबसे कामयाब है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कहीं उसका सेंटर स्ट्राइक कामयाब ना हुआ तो लोग उसे बेवकूफ न समझें। मामला यही है कि लोग आजकल सबकी भलाई के बारे में सोचने से पहले अपनी इज्जत को बचाने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि कोई भी अपने आप को बेवकूफ नहीं दिखाना चाहता। तभी तो ऐसा कहा जाता है कि किसी चीज की जानकारी न होते हुए भी उस पर अपनी ओपिनियन देना या बिना ज्ञान के किसी फील्ड में कदम रखना लोगों के लिए किसी बड़े डिजास्टर से कम नहीं है। हमें ऐसा करने से बिल्कुल बचना चाहिए। क्या है आपकी समस्या? साल 2011 में एक बूढ़े रेडियो नरेटर हैरोल्ड कैंपिंग ने अपने एक अनुमान से पूरी दुनिया की सुर्खियों में अपनी जगह बना ली थी। उन्होंने तब यह अनुमान लगाया था कि उसी साल 21 मई को शनिवार के दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी और दुनिया के 7 बिलियन लोग भी मारे जाएंगे। उस वक्त लेविट के साथियों में से किसी एक के बेटे ने यह खबर देखी और वो बहुत डर गया। हालांकि उसके पापा ने उसे बहुत बार ये समझाया कि कैंपिंग का यह अनुमान एकदम ही गलत है और इसमें कोई सच्चाई भी नहीं है, लेकिन उस बच्चे के मन में इस डर ने घर कर लिया था कि दुनिया खत्म होने वाली है। जैसे जैसे 21 मई आगे आ रही थी, वो बच्चा और भी डरता और हर रोज रोते हुए सोने जाता। इस वजह से वहां मौजूद सभी लोगों के लिए ये एक बेहद बुरा अनुभव रहा। देखते ही देखते शनिवार का दिन भी आ गया और हर दूसरे दिन की तरह 21 मई भी बिना किसी प्रॉब्लम के बीत गया। इसके बाद उस 10 साल के बच्चे को जब इसके बारे में पूछा गया तो उसने साफ जवाब दिया कि वो तो कभी डरा हुआ था ही नहीं। बच्चे के पापा ने फिर भी उससे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, ऐसा बेतुका अनुमान करने के लिए कैंपिंग के साथ क्या किया जाना चाहिए? इस पर उस बच्चे ने जवाब दिया कि बाहर ले जाकर उसे गोली मार देनी चाहिए। एक बच्चे के मुंह से ये बात सुनने में काफी अजीब लग सकती है, लेकिन उसके मन के भाव भी बिल्कुल आसानी से समझे जा सकते हैं, क्योंकि बिना किसी बात की सच्चाई को जाने एक बेतुका अनुमान कर देना बाकी लोगों के लिए भारी पड़ सकता है, जो कैंपिंग को समझने की जरूरत थी। स्टीवन लेविट का मानना था कि किसी भी मुश्किल से भाग जाना या उसके बारे में बात ना करना किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये तो उन दिक्कतों को और बढ़ा देता है। अब आप सुसाइड यानी आत्महत्या जैसे एक नाजुक चीज को ही ले लीजिए, तो पूरी दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में हमने इस विषय पर जैसे काला कपड़ा डाल रखा है, जहां ना तो हम इस बारे में बात करते हैं, न ही इसे दूर करने की कोई कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा ऐसा ना करना क्या इस समस्या को कम करने में कोई मदद कर रहा है? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि दिन ब दिन ये समस्या और भी बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में हर साल लगभग 38,000 लोग आत्महत्या से अपनी जानें गंवा रहे हैं। हर उम्र के लोगों के लिए सुसाइड ही मौत की सबसे ज्यादा देखी जा रही वजह बनकर सामने आ रही है। इन आंकड़ों के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। यूनाइटेड स्टेट्स के राज्य न्यू जर्सी के स्टॉकटाउन कॉलेज के साइकोलॉजी के प्रोफेसर डेविड लेस्टर ने सुसाइड को लेकर गहरी रिसर्च की है और तभी तो किसी भी इंसान से ज्यादा उन्होंने इस विषय को लंबे समय तक और हर एक एंगल से लेकर सोचा था। लगभग 2,500 से भी ज्यादा एकेडमिक पब्लिकेशंस में उन्होंने सुसाइड का दूसरे विषयों के साथ संबंध ढूंढ निकाला। इन विषयों में अल्कोहल यानी शराब, एंगर यानी गुस्सा,
एंटी डिप्रेसेंट्स, ब्लड टाइप, डिप्रेशन, ड्रग अब्यूज, स्मोकिंग, पर्सनैलिटी और संगीत जैसी चीजें शामिल हैं। अब सवाल यह है कि उनकी रिसर्च ने डेविड लेस्टर को कोई सुसाइड थ्योरी दी और क्या वो किसी निष्कर्ष यानी कंक्लूजन तक पहुंच पाए। तो लेस्टर का मानना यही है कि उनके इतने दिनों की रिसर्च ने उन्हें एक बात पक्की तरह से समझा दी कि जहां हम में से ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि सुसाइड वो लोग करते हैं जिनकी जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, पर असली आंकड़े ये दिखाते हैं कि सबसे अच्छी लाइफस्टाइल वाले लोगों में सुसाइड करने की इच्छा सबसे ज्यादा होती है। साथ ही लेस्टर ने यह भी माना कि आत्महत्या करने का बार बार आने वाला विचार, जिसे सुसाइडल इम्पल्स कहते हैं, इसके बारे में उन्हें और भी जानने की जरूरत है। लेखक स्टीवन लेविट मानते हैं कि अगर डेविड लास्टर जैसे बड़े प्रोफेसर को भी यह एहसास हुआ कि उन्हें और भी जानने की जरूरत है, तो क्या हम जैसे आम लोगों को भी ये नहीं मान लेना चाहिए कि हमें भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेविट का कहना है कि सीखने का सबसे बेहतर तरीका प्रतिक्रिया मिलना होता है, जिसे हम रिस्पॉन्स या फीडबैक भी कहते हैं। प्रतिक्रिया के बिना कुछ भी नया सीखना बहुत ही मुश्किल है। जैसे अगर किसी भी नई चीज बनाने वाले को इस बात की प्रतिक्रिया ना मिले कि उसकी बनावट में क्या कमी रह गई, तो वो अपनी कमियों को दूर कैसे करेगा। इसलिए प्रतिक्रिया बेहद जरूरी होती है। हालांकि कई बार इसके बावजूद भी लोगों को सीखने में वक्त लग ही जाता है। लेविट का यह भी मानना है कि आप जवाब नहीं जानते ये मानना जितना मुश्किल होता है, कई बार उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है ये मानना कि आपको सही सवाल भी नहीं पता। और तभी तो गलत सवाल पूछने पर हमें हमेशा गलत जवाब ही मिलता है, क्योंकि चाहे हम कोई भी एक विषय लें और उसको हम जितना भी समझाएं, वो हमेशा दूसरों से मिली जानकारी पर ही आधारित होगा। कोई भी इंसान किसी परेशानी को लेकर ज्यादा नहीं सोचता और उसके आसपास की फैमिली, दोस्त, सोसाइटी और मीडिया जिस तरह से उस दिक्कत को बताते हैं, वो भी उसी तरह से उसको देखने लगता है। साथ ही उस समस्या के जिस हिस्से से हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, सिर्फ उस हिस्से पर हमारा पूरा ध्यान रहता है। तब हम एक बार भी यह नहीं सोचते कि किस तरह हम इस समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं। अब जैसे आप शायद उन स्कूलों के आइडिया को पसंद नहीं करते हैं जिनका स्टैंडर्ड पहले के स्कूलों की तुलना में थोड़ा कम है, क्योंकि आपकी दादी या नानी स्कूल टीचर थीं और उस समय टीचर्स भी पढ़ाई लिखाई को बहुत गंभीरता से लेते थे। इसलिए आपके दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं जरूर होगी कि अच्छे टीचर न होने की वजह से ही आज के स्कूलों की हालत खराब है। अब बाकी सारी बातें आपके लिए उतनी जरूरी नहीं होंगी, क्योंकि आपका दिमाग टीचर पर ही टिका हुआ है। अब अगर ध्यान से इस सब के बारे में सोचा जाए, तो पता चलेगा कि स्कूलों और स्टूडेंट्स की ऐसी हालत सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उनके टीचर्स खराब हैं, बल्कि उनके घर का माहौल, माता पिता से उनका रिश्ता और बाकी कई चीजें भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। क्योंकि किसी भी बच्चे की जिंदगी के पहले 3-4 साल वो अपने घर वालों के साथ ही बिताता है। अब इन सब बातों के बीच इंसान अपनी मुश्किलों की जड़ पर ही गौर करना भूल जाता है। मुश्किलों के इसी विषय पर आगे बात करते हुए लेविट एक पुरानी बात भी शेयर करते हैं। वो साल 2000 के सितंबर महीने की एक घटना का जिक्र करते हैं, जब जापान का एक जवान लड़का कोबी अपनी गर्लफ्रेंड कुमी के साथ भाड़े के घर में रहता था। वो योकाइची यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था। उसके घर में अक्सर बिजली नहीं होती थी, क्योंकि बिल भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, और इसी वजह से वो दोनों अपने उस घर में मोमबत्ती जलाकर रहा करते थे। कोबी और कुमी में से किसी के भी परिवार वाले इतने अमीर नहीं थे कि बच्चों के हर महीने का बिजली का बिल भर सकें। यहाँ तक कि कोबी के पिता तो एक बुद्ध मंदिर के शिष्य थे, जो वहां आने वाले लोगों को टूर करवाते और उन्हें जापान के मंदिरों के इतिहास के बारे में बताया करते थे। इसी बीच कुमी ने एक ऐसी प्रतियोगिता की बात सुनी जिसे जीतने वाले को $5000 की रकम मिलने वाली थी, और उसने कोबी को बिना बताए ही उसका नाम इसमें लिखवा दिया। ये टेलीविजन पर आने वाला एक फूड कंपटीशन था और कोबी ने ना चाहते हुए भी इसमें हिस्सा लिया। हालांकि कोबी को इस गेम के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, लेकिन उसने इसके बारे में काफी जानकारी इकट्ठी की और सभी को चौंकाते हुए उसने ये जीत भी लिया। पर यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद देखते ही देखते कोबी, जिसका पूरा नाम
टाकेरू कोबायाशी था, इस तरह की प्रतियोगिता का खिलाड़ी बन गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, तब तक सेलिब्रिटी बन चुके कोबायाशी का इंटरव्यू करने का मौका भी स्टीवन लेविट और डबनर को ही मिला। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, टाकेरू कोबायाशी के इस फेरबदल का क्या कारण हो सकता है? तो लेखक का मानना यही है कि अगर आप किसी फ्रीक की तरह सोचें, तो कोबायाशी की इस कहानी में दो तरह की सीख छुपी हुई मिल सकती है। पहली तो ये कि मुश्किलों के बारे में सोचने का नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। तभी तो देखिए ना, कोबायाशी ने भी इस समस्या को एक बार फिर से परिभाषित करते हुए इसे हल करने की कोशिश में सफलता हासिल की। उसने ये नहीं सोचा कि क्या करने से वो आने वाली प्रतियोगिता में ज्यादा हॉट डॉग खा पाएगा, बल्कि उसने इस बात पर दिमाग लगाया कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि हॉट डॉग्स को खाना आसान बनाया जा सके। और इसी सवाल ने उसे कुछ नया करने के रास्ते पर धकेला, जहां फीडबैक मिलने के बाद उसने अपनी प्लानिंग को और बेहतर किया। कोबायाशी की कहानी से जो दूसरी सीख हम ले सकते हैं, वो ये है कि कैसे अपनी ही हदों को तोड़कर आगे बढ़ा जाए। क्योंकि कोई भी काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर सही तरीके से किया जाए तो उसका भी हल निकल सकता है। यही नहीं, इंसान को हमेशा अपनी काम करने की क्षमता को बढ़ाते रहना चाहिए, जिससे वो और भी बेहतर कर सके। जिस तरह कोबायाशी एक एक करके सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया, उसी तरह हर इंसान को बेहतरी का मौका ढूंढते रहना चाहिए। लेविट ये मानते हैं कि हर इंसान में बेहतरी का मौका एक ही जैसा होता है, चाहे वो घर पर बैठा कोई टेक गुरु हो या फिर कोई एथलीट। हर कोई अपना प्रदर्शन और भी बेहतर करने के लिए नए तरीके अपनाता है। इस मामले में जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट रॉजर बेंस्टर का भी यही मानना है कि जिनके नाम 4 मिनट से कम समय में 1 मील दौड़ने वाले पहले व्यक्ति होने का रिकॉर्ड दर्ज है। बेस्टर के अनुसार इंसान के शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा उसका दिल नहीं बल्कि दिमाग है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को अपने दिमाग को ही कंट्रोल करना होता है। जब एक बार दिमाग में ये बात बैठ जाए कि हमारी हदें क्या हैं, तो कोई भी रुकावट हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। हालांकि इस रास्ते में हमें कई तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि फिजिकल, फाइनेंशियल या टेम्पोरल, यानी शारीरिक, आर्थिक या आध्यात्मिक। लेकिन अगर दिमाग में ये सारी बातें साफ हों, तो बाकी सारी रुकावटें नकली लगने लगेंगी और हम जरूर सफल होंगे। तो दोस्तों, इस एपिसोड में लेविट की किताब पर चर्चा करते हुए हमने जाना कि कोई भी परेशानी बाहर नहीं बल्कि हमारे दिमाग में ही होती है। और अगर हम किसी रुकावट को परेशानी ना मानते हुए अपनी क्षमता को बढ़ाएं, तो कोई भी रुकावट हमें सफल होने से ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। तो ऐसी ही कुछ और बातों के बारे में जानने के लिए आइए चलते हैं बुक समरी के अगले एपिसोड की ओर। समस्या की जड़ तक पहुंचना है जरूरी। दोस्तों, पिछले एपिसोड में जहां हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी असली परेशानी आखिर है क्या, वहीं अब बारी है ये समझने की कि किस तरह से इसको दूर करने का कुछ अलग तरीका ढूंढा जाए। ऐसे भी हर एक परेशानी को देखने का सबका अपना नजरिया होता है, मगर उसको सुलझा वही सकता है जो कोई नया तरीका अपनाए या फिर पुराने तरीकों में कुछ बदलाव करे। अब बात दरअसल ये है कि हर कोई एक ही परेशानी को अलग तरीके से देख नहीं पाता, या ये भी है कि उसके बारे में दूसरों से हटकर सोच भी नहीं पाता। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? तो शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जब भी किसी मुश्किल को समझने और उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो बिना ज्यादा दिमाग लगाए हम उसकी एक कोई वजह निकालकर उसकी तरफ अपना ध्यान लगाने लगते हैं। अगर पुराने समय की बात करें, तो किसी गुफा में रहने वाले लोगों के लिए सही खाना ढूंढ पाना बहुत बड़ी बात होती थी। फिर कौन से पेड़ का फल खाया जा सकता है और कौन से नहीं, ये समझ पाना ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन आज के दौर में चुनौतियां और भी बढ़ी हैं, जैसे क्राइम, महामारी और राजनीति जैसी कुछ ऐसी ही चुनौतियां हैं जो काफी उलझी हुई हैं। इन चुनौतियों की जड़ तक पहुंचना मुश्किल होता है, इसलिए लोग ये जानने की कोशिश ही नहीं करते और इसे केवल ऊपर ऊपर से ठीक करने में लग जाते हैं। लेविट मानते हैं कि किसी मुश्किल को तब तक नहीं सुलझाया जा सकता जब तक हम उसकी जड़ तक न पहुंचे।
और फ्रीक की तरह सोचने का मतलब भी यही है कि किसी चुनौती की सही वजह जानकर उसे ठीक करना। लेकिन किसी भी चीज को कहने और करने में फर्क तो होता ही है। तो मुश्किल की जड़ तक पहुंचने की बात करने में और सच में उसकी जड़ तक पहुंचने में फर्क है। जैसे अभी हम गरीबी और भुखमरी की समस्या ही ले लेते हैं। अब आप सोचिए कि इन दोनों की वजह क्या है। अब अगर सबसे आसान और आमतौर पर बताए जाने वाले जवाब की बात करें तो इसकी वजह है पैसे और खाने की कमी। अब इसी वजह से इस परेशानी का रास्ता ये निकलता है कि जिन इलाकों में ये दिक्कत है वहां पैसे और खाने का सामान भेजने का इंतजाम कर दिया जाए। और इतने सालों से देश की सरकार और एनजीओज यानी सामाजिक संस्थाएं यही करती आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतना कुछ करने के बाद भी हर साल यही सब फिर से क्यों दिखाई देने लगता है। तो इसका जवाब है कि गरीबी कोई परेशानी नहीं है, बल्कि ये एक तरह का लक्षण है जो ये दिखाता है कि ऐसी जगहों पर एक अच्छी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी की कितनी कमी है, जो अच्छे राजनैतिक, सामाजिक और कानूनी संस्थाओं को मिला जुलाकर बनी हो। और ये भी सच है कि गरीबी की समस्या सिर्फ पैसों से दूर होने वाली नहीं है। ठीक इसी तरह भुखमरी की वजह भी सिर्फ खाने की कमी नहीं है। मशहूर इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन ने भी अपनी किताब पॉवर्टी एंड फेमिनीज में लिखा है, भुखमरी की वजह सिर्फ ये नहीं कि वहां खाने की कमी है। जिन देशों में खाना और पैसा जरूरतमंदों की जगह तक पहुंचाया जाता है, जिनके पास पहले से ही उसकी कोई कमी नहीं है, वहां लोगों की भूख ही धीरे धीरे मर जाती है। लेविट और डबनर की पिछली किताब फ्रेकोनॉमिक्स में उन्होंने अमेरिका में बढ़ते गिरते क्राइम की वजहों को जानने की कोशिश की थी। साल 1960 में जहां अचानक से इस देश में क्राइम रेट बढ़ने लगा, तो वहीं साल 1980 के आते आते ये मामले दुगने होने लगे थे। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि साल 1990 तक बढ़ते रहने वाला यही क्राइम रेट इसके बाद अचानक से गिरने लगा। तो अब इसकी कई वजह हो सकती थी, जैसे अमेरिका में बंदूकों से जुड़े नियमों यानी कि गन लॉ का और कड़ा होना, या फिर ज्यादा पुलिस अफसरों की भर्ती, और नहीं तो मौत की सजा जैसी अहम सजाओं में बढ़ोतरी। लेकिन थोड़ा गहराई से सोचा जाए तो इनमें से कोई भी वजह इस मुसीबत की जड़ को खत्म करने के लायक नहीं थी। सारी बातों को समझने के बाद भी लेविट को ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ तो नहीं समझ पा रहे। तभी उनके सामने इससे जुड़ी एक बात सामने आई, जो थी साल 1970 के दौर में एबॉर्शन की, जिसे आसान शब्दों में पैदा होने से पहले ही बच्चे को कोख में मार देना कहते हैं। उस वक्त अमेरिका में एबॉर्शन को कानूनी मान्यता मिल चुकी थी, यानी कानूनी तौर पर ये गलत नहीं रहा था। एबॉर्शन रेट्स में जैसे जैसे उछाल आने लगा, वैसे वैसे लोगों के घरों में अनवांटेड बच्चों का जन्म कम होने लगा। इसका मतलब ये कि बच्चों को अब मुश्किल हालात में बड़ा नहीं होना पड़ता और उनके दिमाग में क्राइम की दुनिया का ख्याल भी नहीं आता। इस स्टडी के बाद लेविट ने यह निष्कर्ष निकाला कि क्राइम रेट में आ रही कमी में एबॉर्शन रेट का एक बड़ा योगदान रहा। हालांकि इस समस्या की जड़ अब भी पता नहीं चल पाई थी। तो फिर इस समस्या की जड़ आखिर क्या थी? शायद ये तथ्य कि जब बच्चों की परवरिश अच्छे माहौल में नहीं होती तो उनके दिमाग में क्राइम जैसी चीजें जल्दी आ जाने की उम्मीद रहती है। एबॉर्शन के रेट में आया बदलाव इस तथ्य पर भी काम करने लगा था, यानी जब बच्चे कम पैदा हो रहे हैं तो उनका बुरे माहौल में बड़ा होना भी कम होने लगा था। इस प्रॉब्लम की इस जड़ को ढूंढने की कोशिश कोई नहीं करता। तभी तो ऊपर ऊपर से सब गन लॉ या पुलिस रिक्रूटमेंट को ही इस मुश्किल का हल करार दे देते हैं। लेकिन कोई भी यह नहीं सोचता कि अगर एक बच्चे की परवरिश ही सही नहीं होगी या फिर उसका जन्म एक ऐसे माहौल में होगा जहां पहले से ही क्राइम का बोलबाला है, तो कैसे वो बच्चा क्राइम की दुनिया से दूर रह पाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये समस्या आज की या इस जनरेशन की है। कई बार ऐसा भी होता है कि हर जनरेशन में इस समस्या का सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। अगर हम 16वीं सदी की बात करें तो साल 1517 में एक जर्मन प्रीस्ट मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ कुल 95 शिकायतों की एक लिस्ट जारी की थी। इनमें से सबसे ज्यादा जिस चीज का विरोध किया गया वो था पादरियों का ज्यादा पैसे लेकर अमीर आदमियों के पाप धुलवा देने की बात कहना।
लूथर के इस स्पष्ट और बहादुरी से भरे कदम ने प्रोटेस्टेंट रिवॉल्यूशन की नींव रखी थी। उस समय जर्मनी में कुल 1000 स्वतंत्र राज्य थे, जिनका शासन अलग अलग राजकुमार या ड्यूक किया करते थे। इनमें से कईयों ने लूथर को और उनके प्रोटेस्टेंट रिवॉल्यूशन का सपोर्ट किया था। कई सालों के संघर्ष के बाद जाकर इस रिवॉल्यूशन को सफलता मिली और जर्मनी के लोगों को अपनी मर्जी से अपना धर्म चुनने की आजादी मिली। अब वहां के लोग अपने अपने हिसाब से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स में से किसी एक को चुन सकते थे। इस ऐतिहासिक घटना के करीब 460 सालों के बाद हाल ही में जब एक जर्मन इकोनॉमिस्ट जॉर्ग स्पेनकुच ने 16वीं सदी की जर्मनी का एक नक्शा यानी कि मैप देखा, तो उनका कहना यह था कि अब भी जर्मन लोगों के बीच धर्म की तस्वीर एक जैसी ही नजर आती है। जहां एक तरफ प्रोटेस्टेंट्स भी अपने इलाके में बने हुए हैं, वहीं जिन इलाकों में कैथोलिक लोग मौजूद थे, वहां आज भी लोग कैथोलिक ही बने हुए हैं। हालांकि पूर्वी जर्मनी के कई समुदायों ने इस बीच एथीज्म का रास्ता भी अपना लिया था। साथ ही स्पेन कुछ की स्टडी में यह भी पाया गया कि प्रोटेस्टेंट्स की हालत कैथोलिक्स के मुकाबले में कहीं बेहतर थी। उनके पास पैसे भी ज्यादा थे, जिससे उनके जीने के तौर तरीके काफी अच्छे थे। जब इस मामले की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की गई, तो पता लगा कि इसका कोई अलग कारण नहीं था, बल्कि यह सिलसिला पुरानी पीढ़ियों से चला आ रहा था। यानी प्रोटेस्टेंट्स की हालत कैथोलिक से सिर्फ इसलिए बेहतर थी क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट्स हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई पीढ़ियों यानी जनरेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स की बात। अगर हम किसी मेडिकल बीमारी की बात भी लें, तो वहां भी ऐसा ही पाया जाता है कि डॉक्टर बीमारी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश न करते हुए बस सिम्टम्स देखकर इलाज करते हैं। तभी तो कई बार बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाने के बावजूद इंसान ठीक नहीं हो पाता है। चलिए अल्सर की ही बात ले लेते हैं। ये आपके पेट या छोटी आंत में मौजूद एक छेद में होने वाले दर्द से सामने आता है। वहीं इस बीमारी के बारे में ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि ये बीमारी मसालेदार खाना खाने से होने वाले मानसिक स्ट्रेस के कारण होती है। अल्सर के इसी कारण को देखते हुए डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि अल्सर के मरीजों को मसालेदार खाने से परहेज करना चाहिए। अपने पेट को ठंडा और आराम देने के लिए दूध पीना चाहिए, या फिर पेट में पैदा हो रहे एसिड को कम करने के लिए ज़ेंटेक या टेगामेट जैसी पिल्स लेनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इससे क्या अल्सर पूरी तरह ठीक हो जाता है? तो इसका जवाब है कुछ हद तक, पर पूरी तरह नहीं। जिन इलाजों के बारे में हमने ऊपर बताया, उन सभी से कई बार मरीज का दर्द कम कर दिया जाता है, लेकिन उसकी हालत पूरी तरह से नहीं सुधरती। साथ ही अगर इस बीमारी का इलाज सही से ना किया जाए, तो बाद में ये पेरिटोनिटिस यानी एक ऐसी बीमारी का रूप ले लेती है जिसमें पेट में सूजन आ जाती है और फिर इसका सर्जरी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता। कई बार तो सर्जरी से भी हालत में सुधार नहीं हो पाता और जिंदगी भर के लिए ऐसे मरीजों को किसी पेट, एसिडिटी और गैस्ट्रिक बीमारियों के स्पेशलिस्ट के सहारे ही रहना पड़ता है। जहां ज़ेंटेक और टेगामेट इस दौरान मार्केट में बहुत मशहूर हो रही थी, वहीं अल्सर की बीमारी भी लोगों में आम बात होती जा रही थी, लेकिन कोई भी इस समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच रहा था। कई मेडिकल रिसर्चर्स ने यह सुझाव भी दिया था कि इस बीमारी का कारण बैक्टीरिया हो सकता है, मगर फिर भी उनके सामने एक ऐसा सवाल रह ही जाता कि आखिर इतने एसिड में कैसे पैदा हो सकते हैं। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाता, तब तक अल्सर्स होने की असली वजह का भी पता चल पाना मुश्किल हो रहा था। साल 1981 में बैरी मार्शल नाम के एक युवा ऑस्ट्रेलियन मेडिकल रेजिडेंट ने इस विषय को अपनी रिसर्च के लिए चुना। उस दौरान उसने रॉयल पाथ हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट का एक दौरा किया। उसने अपनी स्टडी में बताया कि लगभग 20 अल्सर के मरीजों में उन्हें बैक्टीरिया देखने को मिला, जबकि एसिड की वजह से बैक्टीरिया वहां होने ही नहीं चाहिए। इसके बाद मार्शल ने डॉक्टर वॉरेन के साथ मिलकर कई टेस्ट किए और ये ढूंढ निकाला कि इन सभी लोगों में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया पाया जा रहा है, लेकिन यही बैक्टीरिया अल्सर के लिए जिम्मेदार है, ये अभी तक साबित नहीं हो पाया था। तब मार्शल ने इस बैक्टीरिया को कई चूहों में डालकर देखने की कोशिश की कि इससे अल्सर जैसी बीमारी उन्हें हो रही है या नहीं। लेकिन यहां भी जब नेगेटिव रिजल्ट आया, तब मार्शल ने यह तय किया कि अब वो अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करेंगे।
बिना अपने परिवार वालों और रॉबिन वॉरेन को बताए उन्होंने ये टेस्ट किया और ठीक इसके 5 दिनों के बाद उन्हें उल्टियां होने लगीं और टेस्ट में पता चला कि उन्हें अल्सर है। तब उन्होंने एंटीबायोटिक की मदद से उस बैक्टीरिया को पेट से साफ किया। आखिरकार बैरी मार्शल इस समस्या की जड़ तक पहुंच ही गए। यानी इतना तो तय है कि फ्रीक की तरह सोचने के लिए आपको किसी समस्या को ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि उसकी जड़ को ढूंढते हुए उसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बच्चे की तरह सोचिए। अब तक के एपिसोड्स में हमने कई सारी अजीब चीजों के बारे में सुना। वहीं एक तरफ जहां अल्सर्स की जड़ तक पहुंचने के लिए मेडिकल रिसर्चर ने जानबूझकर बैक्टीरिया अपने शरीर में ले लिया, तो वहीं एक ऐसा शख्स जिसने सिर्फ 12 मिनटों में साल भर का हॉट डॉग खा लिया। एक तरफ देखा जाए तो ये सारी हरकतें बच्चों जैसी लगती हैं। तो क्या इसका यह मतलब है कि फ्रीक की तरह सोचने का असली मतलब बच्चों की तरह सोचना है? इस बात पर लेविट का यह मानना है कि किसी चीज के बारे में जानने के लिए नए आइडिया और कई सवालों के जवाबों की जरूरत होती है। और जब सवाल सवाल पूछने का हो तो यहां बच्चों के सामने सब हार जाते हैं। तभी तो लेविट भी यही मानते हैं कि कभी कभार बच्चों की तरह कई सवाल पूछना मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि बच्चे बहुत मुश्किल सवाल बेहद सिंपल अंदाज में पूछ लेते हैं। किसी भी चीज के बारे में बच्चों के मन में पहले से कोई धारणा नहीं होती, तभी तो उनके लिए सामने जो भी है बिल्कुल आईने की तरह साफ है। प्री कॉन्सेप्शंस यानी कि पहले से बनाई गई धारणाओं की वजह से कई बार हम कई मुश्किलों का सीधा हल भी नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन बच्चे कभी किसी आइडिया को बताने में भी कोई झिझक नहीं रखते, फिर चाहे सवाल या आइडिया कितना भी बेतुका क्यों ना हो। लेविट मानते हैं कि दिमाग में अच्छे के साथ साथ कई बेतुके आइडियाज भी आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस बारे में सोचे ही ना। बुरे आइडियाज को अच्छे आइडियाज में से चुनकर उनको काम में लाना ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसलिए जितना हम बच्चों की तरह अपना दिमाग साफ रखें, उतनी ही मदद हमें इस काम में मिलेगी। तभी जब बात समस्या को हल करने की हो तो अपने अंदर के बच्चे को जगाना अच्छा होता है। लेविट का मानना है कि हमारी सोच बच्चों की तरह साफ होनी चाहिए और किसी भी चीज को लेकर पहले तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें कुछ बड़ा या जटिल करने का या सोचने की जरूरत है। हम छोटे छोटे कदम लेकर भी कई बड़ी मुश्किलों का हल निकाल सकते हैं। फ्रीक की तरह सोचना मतलब कुछ बड़ा ही सोचना ऐसा नहीं है। फ्रीक की तरह सोचने का यह मतलब है कि कुछ अलग सोचना। लेविट और उनके साथी डबनर ने हमेशा बड़ा सोचने की बजाय सीधा और अलग सोचने को महत्व दिया है। उनके अनुसार किसी भी बड़ी समस्या के बारे में एक बार सोच पाना मुश्किल होता है, इसलिए उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया है कि बड़े सवाल पूछने से छोटे छोटे सवाल पूछना ही बेहतर है। हालांकि ये सब कहने में तो बड़ा आसान लगता है, पर सवाल ये उठता है कि वास्तव में ये कितना काम आता है। इसके अलावा बच्चों की तरह सोचने का एक और अहम नियम है, और वो ये कि जो ऑब्वियस है मतलब जिसका होना तय है, उस चीज से ना डरें। लेविट के अनुसार उन्हें और डबनर को कई बार ऐसी कंपनियों से मिलना पड़ता है जिन्हें किसी समस्या में उनकी मदद की जरूरत है। हालांकि उन दोनों को तो ये तक पता नहीं होता कि आखिर उनका बिजनेस किस चीज है, लेकिन वो उनकी मदद करने में सफल हो ही जाते हैं। पर कैसे? लेविट और उनके साथी किसी भी ऐसी समस्या के बारे में बिल्कुल शुरुआत से जानने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसे सवाल भी करते हैं जिनका जवाब शायद किसी को नहीं पता। तब या तो वो आई डोंट नो कहकर बात खत्म कर देते हैं या फिर बेवकूफ जैसा न दिखने के लिए उस विषय के ऊपर ऊपर से कुछ समझने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने रहने वाली समस्या की जड़ को वो नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ एपिसोड्स में जब लेखक ने एबॉर्शन जैसी क्राइम की स्टडी के बारे में बात की, तो उनके आंकड़े स्टेटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पर आधारित थे, जो क्राइम के आंकड़ों की एक आसान से सेट की किताब थी। इस किताब में मौजूद आंकड़ों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने करीब 50 राज्यों में एबॉर्शन को कानूनन सही करार दे दिया था। उस हिसाब से अमेरिका में एक साल में एबॉर्शन का आंकड़ा 1.6 मिलियन को पार कर रहा था। लेविट का मानना है कि अगर कोई साधारण सा इंसान होगा तो इस आंकड़े को देखते हुए सीधा इसकी नैतिकता
यानी कि मॉरलिटी पर सवाल उठाएगा और साथ ही से एक राजनीतिक मोड़ देने की भी कोशिश करेगा। लेकिन वहीं कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर का बच्चा अभी भी जिंदा है, वो इस बात को कोई भी अलग मोड़ देने की कोशिश ना करते हुए इसके बारे में दूसरे नजरिए से भी सोचेगा। अगर कोई इंसान ऑब्वियस चीजों का सामना करने के लिए तैयार होता है, तो वो अलग अलग विषयों पर कई ऐसे सवाल करेगा जो शायद दूसरे लोगों के दिमाग में आएंगे भी नहीं। जैसे एक चौथी क्लास का लड़का जिससे बात करने पर वो बहुत तेज नजर आता है, लेकिन स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर लिखे सवालों का जवाब नहीं दे पाता। ऐसा क्यों? या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाना अगर खतरनाक है, तो क्या शराब पीकर चलना भी उतना ही खतरनाक हो सकता है? या फिर ये सवाल जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि अगर अल्सर्स स्ट्रेस और मसालेदार खाने की वजह से होते हैं, तो जो लोग स्ट्रेस नहीं लेते या उनकी डाइट भी बहुत अच्छी और बैलेंस्ड होती है, उनमें भी क्यों अल्सर्स की समस्या दिखाई देती है? लेविट के अनुसार, जैसा कि मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि हर चीज को जितना हो सके उतना आसान करना चाहिए, चाहे हमारा ध्यान कितना ही कॉम्प्लेक्सिटी की ओर क्यों ना चला जाए, सादगी का ख्याल हमें हमेशा रखना चाहिए। बैरी मार्शल तो आपको याद होगा, वो ऑस्ट्रेलिया का एक हीरो जिसने अल्सर की समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए खुद बैक्टीरिया निकल लिया था। हमने आपको ये भी बताया था कि उसे बैक्टीरिया का ख्याल इसीलिए आया था क्योंकि उनके पिता एक इंजीनियर थे जो एक मुर्गियों के मांस को पैक करने वाली एक फैक्ट्री में काम करते थे। उनके पास हमेशा एसिटिलीन, ऑक्सीसेटिलीन, इलेक्ट्रिकल गियर जैसी चीजें होती ही थी। मार्शल जब अपने मेडिकल स्कूल में गए तो उन्होंने देखा कि उनके ज्यादातर साथी बड़े बड़े परिवारों से आते हैं। किसी के पेरेंट्स वकील हैं तो किसी के एग्जीक्यूटिव्स। वहीं मार्शल ने तो अपना शुरुआती जीवन गैराज में बिताया था और उन्हें हमेशा से गरीबी ही देखने की आदत रही थी। लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात को अपनी कमजोरी नहीं माना, बल्कि उन्हें जो मिला उन्होंने उसी को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखना शुरू किया। मेडिकल साइंस की दुनिया में भी इस बात का मार्शल का बहुत फायदा मिला क्योंकि उन्हें बहुत पहले से ही कॉम्प्लेक्सिटीज की आदत थी। इसलिए मेडिकल साइंस के लंबे और जटिल सफर में उन्होंने मानव शरीर को भी एक मशीन की तरह समझा और उसके हर पुर्जे के बारे में जानना शुरू किया। इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन तीनों के नियमों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक मानव शरीर को ऑपरेट किया। वहीं लेविट कहते हैं कि बैरी मार्शल ने इन सब के बीच इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया कि उनके अल्सर के मरीजों में बैक्टीरिया पाए गए थे। एक समय पर जहां उनके दिमाग में ये सवाल घर कर रहा था कि आखिर इतनी एसिडिटी के बीच बैक्टीरिया जिंदा कैसे रह सकता है, वहीं उन्होंने इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए खुद बैक्टीरिया निकल लेने तक का खतरा मोल ले लिया था। अल्सर्स की समस्या हो या हॉट डॉग्स खाने की बात, इन सभी कहानियों में जो चीज बिल्कुल एक जैसी थी वो ये कि इन सभी कहानियों के मुख्य किरदारों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला था। जो फ्रीक होते हैं उन्हें मजा लेने और उनसे कुछ सीखने में काफी दिलचस्पी होती है और तभी फ्रीक लोगों के अंदर का बच्चा पूरी तरह से जिंदा होता है। जिन चीजों में बच्चों को दिलचस्पी होती है वो भी उस चीज की जड़ तक पहुंचने में लग जाते हैं। अगर कोई इंसान किसी भी चीज को बहुत मजेदार अंदाज में लेता है तो आसपास के लोगों को ऐसा लगता है कि वो उस बात को लेकर गंभीर नहीं है। इस पर लोग उस इंसान को बहुत कुछ सुना भी देते हैं। लेकिन लेखक यहाँ ये मानते हैं कि जो इंसान जितने मजे लेकर काम करता है उसका काम उतना ही अच्छा होता है। अगर किसी चीज में मजा ही नहीं आए तो उसकी तरफ दिलचस्पी कैसे पैदा होगी, और अगर दिलचस्पी ही नहीं होगी तो वो काम भी अच्छा कैसे होगा। हाँ, पर इस कॉन्सेप्ट पर यह बात रखना भी याद जरूरी हो जाता है कि हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे मजे से किसी की मदद या किसी का अच्छा हो रहा हो। जैसे गैम्बलिंग यानी जुए की बात ले लेते हैं। लोगों को ऑनलाइन गैम्बलिंग करना बहुत पसंद है और इसमें उन्हें बहुत मजा भी आता है। लेकिन वहीं गैम्बलिंग को यूनाइटेड स्टेट्स में गैर कानूनी माना जाता है। फिर भी अमेरिकन लोग इससे पीछे नहीं हटते। हर रोज लोग लाखों करोड़ों मिलियन डॉलर्स एक ऑनलाइन खेल के पीछे खर्च कर देते हैं जो उस कंपनी के पास जाता है जिसने इन खेलों को बनाया है। अगर लोगों से पूछा जाए कि ऐसा कोई रास्ता निकालना सही रहेगा या नहीं जिससे ये पैसे भी गलत हाथों में ना जाएं,
और लोग गैम्बलिंग का मजा भी लेते रहें, तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि अगर उनके पैसे से किसी का अच्छा हो सके तो क्यों नहीं। सोचिए अगर अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने ऐसे ही एक ऑनलाइन गेम की शुरुआत की, जिसमें आप ऑनलाइन खेलकर जितने पैसे गंवाएंगे वो कैंसर पीड़ित लोगों की मदद के लिए काम आएंगे, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि वो पैसे उन्हें मिलें और उनकी मदद हो पाए? क्या आपको वही गेम खेलने में पहले से ज्यादा मजा नहीं आएगा, ये सोचकर कि आपका ये खेल किसी की मदद कर रहा है और आपको आनंद दे रहा है? लेखक का आगे कहना है कि ये विषय उनका हाइपोथेसिस तब बना जब उन्होंने एक वेबसाइट खोलने में किसी फर्म की मदद की। ये एक सोशल गेमिंग साइट थी जिसमें लोग एक दूसरे से मुकाबला करते और जो जीतता वो ये पैसे अपने पसंदीदा चैरिटी को दान कर सकता था। हाँ, ऐसा जरूर था कि ये खुद के पास पैसे रखने जितना मजेदार अनुभव नहीं था, लेकिन 100% ये फेसबुक या किसी और कंपनी के पीछे पैसे खर्च करने से बहुत बेहतर था। स्टीवन लेविट का यह भी मानना है कि बच्चों के जैसा सोचना इसलिए भी बेहतर है क्योंकि बच्चों को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी को बच्चों और बड़ों में से किसी एक को उल्लू बनाने का मौका मिले तो वो बड़ों को ही चुनेगा, क्योंकि बच्चे इतनी आसानी से किसी की बातों में नहीं आते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जादूगर। चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, बच्चों को अपनी ट्रिक पर भरोसा बिल्कुल नहीं दिला पाता। इस विषय पर एक मशहूर जादूगर एलेक्स स्टोन का भी यही मानना है। एलेक्स की किताब फूलिंग हाउडिनी धोखे के साइंस को लेकर लिखी गई है। उनका भी यही मानना है कि बच्चों को धोखा दे पाना बहुत मुश्किल है। तभी तो उनके करियर की पहली पार्टी ही असफल रही थी, क्योंकि ये एक 6 साल के बच्चे की जन्मदिन की पार्टी थी। उनका कहना है कि वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसके अलावा बच्चों के लिए किताब लिखने वाले मशहूर लेखक इजाक बेशविस सिंगर का भी यही मानना है कि उन्हें बच्चों के लिए लिखना ही ज्यादा पसंद है। इसका जवाब उन्होंने अपनी किताब वाई आई राइट फॉर चिल्ड्रन में देते हुए कहा है कि अगर बच्चों को आपकी किताब नहीं पसंद आई तो वो आपके मुंह पर आपको ये समझा देने की काबिलियत भी रखते हैं। तभी तो स्टीवन लेविट और उनके साथी डबनर का यही मानना है कि अगर फ्रीक की ही तरह सोचना है तो पहले अपने अंदर के बच्चे को जगाओ और उसकी तरह सोचने की कोशिश करो। तो दोस्तों, इसी बारे में और चर्चा करने के लिए आइए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। इंसेंटिव्स या बच्चों की कैंडी। अपनी किताब थिंक लाइक अ फ्रीक पर आगे चर्चा करते हुए लेखक लेविट एक और मजेदार घटना का जिक्र करते हैं। वो बताते हैं अमांडा की कहानी, जो सिर्फ 3 साल की है। एक दिन अचानक से अमांडा बाथरूम जाने से मना कर देती है। उसकी माँ कई तरह की चीजों का लालच देकर भी अमांडा को बाथरूम तक नहीं ले जा पाती। हर एक कोशिश कर लेने के बाद जब अमांडा की माँ बिल्कुल तंग आ जाती है, तब वो अपने पति को उससे डील करने के लिए कहती है। अमांडा के पिता एक इकोनॉमिस्ट हैं और उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि वो कुछ ऐसे इंसेंटिव्स की बात अमांडा से करेंगे जिसके बाद उसे अपनी जिद छोड़नी ही पड़ेगी। ऊपर से अमांडा है तो एक 3 साल की बच्ची, भले कब तक वो अपने आप को रोक पाएगी। अमांडा के पिता ने घुटनों के बल बैठते हुए उसे अपने पास बुलाया और उसे कैंडीज का लालच देते हुए बाथरूम जाने के लिए मना लिया। अमांडा भी खुश और उसके पिता भी खुश। ये सिलसिला 3 दिनों तक तो बहुत अच्छा चला। अमांडा कैंडीज के लालच में बिना कोई बहाना किए बाथरूम चली जाती थी। उसके पिता को लगा कि उनका ट्रिक काम कर गया है। लेकिन चौथे ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर अमांडा के पिता हैरान रह गए। उस दिन अमांडा ने कैंडीज के लालच में कुल 3-4 बार बाथरूम का इस्तेमाल किया और उसके पिता ने कैंडीज ली। इस बार अमांडा के पिता को एहसास हुआ कि उनका इंसेंटिव्स का आइडिया फेल नहीं हुआ है। अगर सही इंसेंटिव्स दिए जाएं तो एक इंसान कुछ भी कर सकता है। बस इंसेंटिव्स देने का सही कायदा समझने की जरूरत होती है। फ्रीक की तरह सोचने का यह भी एक तरीका है कि अगर सही इंसेंटिव्स का चुनाव किया जाए तो लोग रिस्पॉन्ड भी करते हैं और काम भी बड़े आराम से हो जाता है। किसी भी समस्या को हल करने के लिए उसमें मौजूद किरदारों के इंसेंटिव्स के बारे में पहले
अच्छी तरह से भांपने की जरूरत होती है। हालांकि हर बार इंसेंटिव्स का हिसाब करना इतना आसान नहीं हो पाता। कई अलग अलग तरह के इंसेंटिव्स, जैसे फाइनेंशियल, सोशल, मोरल, लीगल या फिर कुछ और, लोगों को अलग अलग दिशा में मोटिवेट करते हैं। एक इंसान के लिए जो इंसेंटिव बेहतरीन कमाल कर रहा है, वही अगले इंसान के लिए गलत साबित हो सकता है। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है। लेविट का यहाँ यही मानना है कि अगर आपको एक फ्रीक की तरह सोचना है, तो आपको इंसेंटिव्स के कॉन्सेप्ट का मास्टर बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे से बहुत बुरे हालात में भी आप कैसे इंसेंटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जानना जरूरी होता है। अब अगर हम यहाँ सबसे आम इंसेंटिव की बात करें, तो वो है मनी यानी पैसा। शायद बहुत कम ऐसी चीजें होंगी जिंदगी की जिन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव सही ना कर पाए। आज के दौर में हम कैसे इंसान बनते हैं, इसमें भी पैसों का बड़ा रोल नजर आने लगता है। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं कि हर बार फाइनेंशियल इंसेंटिव वही रिजल्ट दे जैसा उसके देने की उम्मीद होती है। कई बार गलत जगह इंसेंटिव्स गलत काम कर जाते हैं। लेखक यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि अमेरिका में आजकल लोग पहले से ज्यादा वजन के पाए जा रहे हैं। कुछ दशक पहले उनका वजन जितना था, आज उससे लगभग 25 पाउंड से ज्यादा है। अब 25 पाउंड्स कोई मामूली आंकड़ा तो है नहीं जिसे नजरअंदाज कर दिया जाए। तो फिर जब ये सोचने वाली बात हो जाती है कि अचानक से आखिर लोगों का इतना वजन क्यों बढ़ गया, लेविट के अनुसार इसकी एक वजह यह है कि अमेरिका में खाने की चीजें पहले से ज्यादा सस्ती हो गई हैं। जितना पैसा दशकों पहले अमेरिकी लोग खाने पर खर्च किया करते थे, अब उनसे बहुत कम खर्च करते हैं। हालांकि हर चीज का दाम कम नहीं हुआ। सबसे स्वादिष्ट, सबसे वजन बढ़ाने वाली चीजें जैसे फास्ट फूड्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चिप्स, कुकीज, केक्स एक्सेट्रा, इन सभी के दामों में काफी कमी आई है। तभी तो अब एक हाई न्यूट्रिशन डाइट की कीमत जंक फूड डाइट से करीब 10 गुना ज्यादा है। ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स की इस तस्वीर से इतना तो साफ है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी अगर गलत तरीके से दिए जाएं, तो कभी कभार रिजल्ट उल्टा हो सकता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का ही एक और उदाहरण देते हुए लेखक बात करते हैं ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज के बारे में। एक इंसान जिसे अपनी नौकरी, अपने ऑफिस और वहां काम करने वाले और भी साथियों से बहुत प्यार है, लेकिन अगर हर महीने उसका बॉस उसकी सैलरी में से पैसे काटे, तो उसका ये प्यार ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों तक बना रह पाएगा। लेविट का मानना है कि भले ही आपको अपनी नौकरी से कितना ही प्यार क्यों ना हो, या फिर आपको ऑफिस में कितना ही मजा क्यों ना आए, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई पेशेवर खिलाड़ी हमेशा के लिए फ्री में खेल रहा है? हालांकि ऐसे कुछ लोग होते भी हैं जो बिना पैसों की अहमियत दिए अपना काम मेहनत और लगन के साथ करते हैं। लेकिन दुनिया का कोई भी सीईओ अपने एम्प्लॉय से ये उम्मीद नहीं करता कि बिना पैसे दिए भी वो उनसे काम करवा पाएगा। लेकिन सोसाइटी का एक ऐसा बड़ा हिस्सा होता है जिन्हें पे भी नहीं किया जाता, और वो हर दिन बिना किसी शिकायत के अपना काम करते रहते हैं। यह हिस्सा है स्कूल जाने वाले बच्चों का, जिनके पेरेंट्स उन्हें अच्छे नंबरों से पास करवाने के लिए पैसे भी देने को तैयार होते हैं, लेकिन स्कूल सिस्टम इस इंसेंटिव के खिलाफ होता है। माता पिता फीस भरते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन इनमें से कितने ही बच्चों का दिल स्कूल में लगता होगा। इसके बजाय अगर ऐसा हो कि बच्चे खुद से स्कूल जाने में दिलचस्पी दिखाएं, बजाय इसलिए कि उनके पेरेंट्स फीस भर रहे हैं, तो कितना अच्छा हो। तो दोस्तों, ये तो हुई इंसेंटिव्स की बात। लेकिन इसके अलावा एक और फैक्टर है जो आपके इन इंसेंटिव्स को सही दिशा देने में मदद कर सकता है। ये फैक्टर है झुंड में चलना, यानी बहुत सारे लोगों का एकजुट होकर किसी विषय पर काम करना। लेकिन ये झुंड भी तभी सही काम करेगा जब इसे सही दिशा में चलाया जाए। यानी अगर कोई इंसान फ्रीक की तरह सोचने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए ये ध्यान में रखना जरूरी है कि एक झुंड को कैसे किसी सही काम की दिशा में मोड़ा जाए। इस विषय पर बात करते हुए लेखक और उनके साथी ने अपने रीडर से एक सवाल पूछा जो अब तक मानव जाति के इतिहास में शायद कभी किसी ने नहीं पूछा होगा। ये सवाल था, किंग सोलोमन और डेविड ली रोथ में
ऐसी कौन सी बात थी जो बिल्कुल एक जैसी थी? इस सवाल पर आगे बात करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ये दोनों हैं कौन। किंग सोलोमन ने जेरूसलम में पहला मंदिर बनाया था और उन्हें हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। वहीं दूसरी तरफ डेविड ली रोथ एक मशहूर रॉक बैंड वैन हेलन के मुख्य सिंगर थे और उन्हें हमेशा अपनी महिला साथी सिंगर के साथ रिश्तों के लिए जाना जाता था। अब आपको ये लग रहा होगा कि आखिर इन दोनों में ऐसा क्या चीज कॉमन रही होगी। तो इस पर लेखक ने आपके सामने कुछ संभावनाएं भी रखी हैं। दोनों यहूदी धर्म का पालन करते थे। दोनों के साथ बहुत सारी महिलाओं के रिश्ते थे। दोनों ने नंबर वन पॉप गाने के बोल लिखे थे। दोनों की गेम थ्योरी बहुत अच्छी थी। लेविट कहते हैं कि कहीं न कहीं ये चारों बातें बिल्कुल सही हैं और इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स भी बताते हुए लेखक इन बातों को सही साबित करते हैं। पहली तो ये कि डेविड ली रोथ का जन्म साल 1954 में इंडियाना के ब्लूमिंगटन में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता नाथन आंखों के डॉक्टर थे। वहीं किंग सोलोमन का जन्म भी जेरूसलम के एक यहूदी परिवार में हुआ था और उनके पिता डेविड भी एक राजा थे। दूसरा फैक्ट ये कि इन दोनों का बहुत सारी महिलाओं के साथ अवैध रिश्ता था। डेविड ली रोथ के जहां हर दूसरी लड़की के साथ शारीरिक संबंध थे, वहीं किंग सोलोमन की 700 बीवियां और साथ में कई सारी दासियां भी थीं। तीसरा फैक्ट ये कि डेविड ली रोथ ने अपने रॉक बैंड वैन हेलन के ज्यादातर गानों के बोल खुद ही लिखे थे, जिनमें उस बैंड का सबसे लोकप्रिय गाना जंप भी शामिल था। वहीं ऐसा माना जाता था कि किंग सोलोमन ने अपने दौर में कई गानों के बोल लिखे थे जो उनकी किताबों में मौजूद थे। वहीं फोक सिंगर पेटे सीजर ने इन बोलों का प्रयोग अपने गानों में भी किया था। सबसे आखिर में गेम थ्योरी की बात करें तो दोनों की ऐसी स्ट्रेटेजिक सोच की कहानियां मौजूद हैं जिन्हें पढ़कर फ्रीक की तरह सोचने का इरादा रखने वाले लोगों को बहुत मदद मिल सकती है। जब किंग सोलोमन को उनके पिता की मृत्यु के बाद जेरूसलम की गद्दी मिली, तब उन्होंने अपनी प्रजा को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वो हमेशा सच और न्याय का साथ देंगे। जल्द ही उन्हें ये बात साबित करने का मौका भी मिल गया। उनके पास अचानक दो औरतें आईं जो पेशे से प्रोस्टिट्यूट्स यानी कि शरीर का व्यापार करने वाली औरतें थीं और हाल ही में उन्होंने कुछ दिनों के अंतर में अपने बच्चों को जन्म दिया था। पहली औरत ने दूसरी औरत पर यह इल्जाम लगाया कि उसने अपने मरे हुए बच्चे को पहली औरत के पास रखते हुए उसके जिंदा बच्चे को ले लिया जब वो नींद में थी। वहीं दूसरी औरत ने इस इल्जाम को सरासर खारिज करते हुए कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और वो जिंदा बच्चा उसी का है। अब सोलोमन के लिए बड़ी मुश्किल ये थी कि वो पता कैसे लगाएंगे कि कौन सी औरत सच बोल रही थी और कौन झूठ। तभी सोलोमन ने अपने सैनिकों से उन्हें एक तलवार देने को कहा ताकि वो उस बच्चे के दो टुकड़े करें और दोनों हिस्से उन औरतों में बांट दें। जैसे ही किंग सोलोमन तलवार हाथों में लेकर बच्चे की तरफ आगे बढ़े, पहली औरत ने उनसे प्रार्थना की कि उस बच्चे को दूसरी औरत को दे दें, लेकिन उसे ना काटें। वहीं दूसरी औरत ने ठीक इससे उल्टा रवैया दिखाते हुए उस बच्चे को काट देने के फैसले का ही समर्थन किया। ये देखते हुए सोलोमन ने सैनिकों से कहा कि पहली औरत ही इस बच्चे की असली मां है। ये बच्चा उसी के पास जाना चाहिए। अगर आप भी सोच रहे हैं कि उन्हें ये कैसे पता चला, तो किंग सोलोमन ने भी इस सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि जो औरत एक बच्चे को अपनी बात साबित करने के लिए काटने को तैयार हो सकती है, वो उस बच्चे की असली मां कभी नहीं हो सकती। ये तो हुई किंग सोलोमन की गेम थ्योरी की बात। अब डेविड ली रोथ के गेम प्लान की बात करते हैं। उनका रॉक बैंड वैन हेलन जब बहुत मशहूर हो गया तो उन्हें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में शो करने जाना पड़ता था। तब उन्होंने इस बात का ध्यान रखने के लिए कि शो के ऑर्गेनाइजर्स और स्पॉन्सर्स शो से जुड़े सारे पहलुओं का ठीक से ख्याल रख रहे हैं, एक 53 पन्नों का राइटर बनवाया था। राइटर से यहाँ मतलब एक ऐसी पुस्तिका से है जिसमें उस बैंड की सभी जरूरतों के बारे में लिखा गया था। रोथ ने इस राइटर में एक ऐसे कैंडी का नाम भी लिखवाया जो यूं तो कई रंगों में आती है, पर उन्होंने एक ही रंग की जरूरत उस राइटर में उल्लेख किया था। अब जब भी उस रंग की कैंडी शो की जगह पर मौजूद नहीं होती तो वो समझ जाते कि ऑर्गेनाइजर्स ने उनका राइटर नहीं पढ़ा है। अपने शो को सफल बनाने के लिए यह उनका एक गेम प्लान था।
आगे जाकर कई इकोनॉमिस्ट को ऐसा लगा कि अपने विरोधी को हराने के लिए पहले ही उसकी चाल को भांप लेने का ये गेम प्लान कई मामलों में बहुत मददगार साबित हो सकता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इंसेंटिव्स की ये थ्योरी हर किसी पर एक जैसा काम नहीं करती। ना मानने वालों को कैसे है मनाना। फ्रीक की तरह सोचने के लिए एक बात हमेशा अपने दिमाग में गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि अगर आपको समाज से थोड़ा अलग हटकर कुछ सोचना या करना है, तो आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रतिक्रियाओं के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी हर अलग सोच के साथ किसी की तलवार की नोक पर होंगे। अगर आपने कोई अलग सा सवाल पूछा या किसी विषय की सदियों से चली आ रही पुरानी सोच पर सवाल उठाया, तो आपको कई नामों से बुलाया जाएगा। कोई आप पर कम्युनिस्ट होने का टैग लगाएगा, या फिर कोई आपको सोसाइटी का दुश्मन करार देगा। हो सकता है आप आने वाली किसी लड़ाई का भी शायद हिस्सा बन जाए। लेकिन इसके बाद क्या? आप रुक जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। लेविट का मानना है कि इन सब चीजों को अपने दिमाग पर हावी न होने देने का सबसे अच्छा तरीका है इसे हंसकर टाल देना और विषय ही बदल देना। किसी भी समस्या को लेकर क्रिएटिव सोचना जितना मुश्किल है, उससे भी मुश्किल है उस समस्या के हल को लोगों को समझा पाना, क्योंकि जिन्हें मानने का मन ही ना हो, उन्हें कोई कैसे मना सकता है। लेकिन लेखक यहाँ ये भी कहता है कि अगर आप उन लोगों को मनाने पर तुले हुए ही हैं जो नहीं मानने वाले, तो फिर आपको अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। लेखक और उनके साथी ने जहां इन सभी लड़ाइयों से खुद को हमेशा दूर रखने की कोशिश की है, लेकिन कई बार जब उनको ऐसे हालात का सामना करना पड़ा, तो उनसे जो सीख मिली वो लेखक ने हमारे साथ साझा की। सबसे पहले तो ये समझ लेना जरूरी है कि मनाना कितना मुश्किल हो सकता है और क्यों। इस पर लेखक क्लाइमेट साइंटिस्ट का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ज्यादातर साइंटिस्ट यही मानते हैं कि दिन ब दिन दुनिया का तापमान बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं इंसान भी है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि इस मामले में अमेरिकी जनता थोड़ी कम चिंतित है। पर आखिर ऐसा क्यों? कल्चरल कॉग्निशन प्रोजेक्ट एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सभी रिसर्चर्स या तो लीगल स्कॉलर्स हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। इस ग्रुप का लक्ष्य ये पता करना था कि गन लॉस और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर लोगों का क्या मानना है। ग्लोबल वार्मिंग के केस में भी इस कल्चरल कॉग्निशन प्रोजेक्ट ने यही बताया कि लोगों को पता ही नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कितनी बड़ी है। लेकिन उनका ये विवरण कुछ खास काम नहीं आया। साल 2009 में हुए प्यू पोल में देखा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स के साइंटिस्ट को इस समस्या के बारे में अच्छी खासी जानकारी है। इतना ही नहीं, यहाँ के साइंटिस्ट ने अब तक इस बारे में बहुत काम भी किया है। इसलिए ऐसा लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के साइंटिस्ट को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अच्छे फैक्ट्स पता हैं। इसका मतलब निकलता है कि अमेरिकी जनता इस बारे में कम चिंता में इसलिए है क्योंकि वो इस समस्या को नजरअंदाज करना चाहती है। वहीं एक सीसीपी रिसर्चर ने यह भी कहा कि जिन लोगों को मौसम में बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ रहा या उनकी चिंता नहीं बढ़ रही, शायद उन्हें साइंटिस्ट की तरह सारे फैक्ट्स नहीं पता। उनका ये एक्सप्लेनेशन पिछले वाले से ज्यादा सही लगा। उसी प्यू पोल में यह भी पाया गया कि 85% साइंटिस्ट को यह भी लगता है कि लोगों को साइंस के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है, और यह हर तरह से एक बड़ी और गंभीर समस्या मालूम होती है। इस विषय को वैज्ञानिक तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है, या फिर सच में इसके बारे में लोगों की जानकारी कम है। ये जानने के लिए कल्चरल कॉग्निशन प्रोजेक्ट के रिसर्चर्स ने और भी कई सारे सर्वे किए। तो आपको क्या लगता है, इस सर्वे का नतीजा कैसा आया होगा? हम सभी को तो ऐसी ही उम्मीद होगी ना कि जिन लोगों को मैथमेटिक्स और साइंस के बारे में अच्छी तरह से पता है, उन्हें मौसम में बदलाव के इस खतरे को लेकर काफी चिंता होगी। कल्चरल कॉग्निशन प्रोजेक्ट के रिसर्चर्स को भी यही उम्मीद थी। लेकिन जब सर्वे का नतीजा आया तो वो पूरी तरह से उनकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा था। इस सर्वे में पाया गया कि साइंटिफिकली पढ़े लिखे लोगों की चिंता से कम पढ़े लिखे लोगों की इस विषय पर चिंता काफी ज्यादा थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात की जड़ तक पहुंचने के लिए जब सीसीपी ने इस रिसर्च को
और करीब से देखा तो उन्होंने पाया कि जिनका मैथमेटिक्स और साइंस बहुत अच्छा है, उनकी मौसम में बदलाव को लेकर काफी अजीब सी राय थी, जो हालात को और भी बुरा बना सकती थी। कहा तो यही जाता है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की हर विषय पर बहुत सही और एडवांस सोच होती है, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं, वरना कुछ ऐसे ही पढ़े लिखे लोग आतंकवाद का रास्ता क्यों अपनाने लगते। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आतंकवादी साधारण लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे और बुद्धिमान होते हैं, लेकिन वो अपनी बुद्धि को गलत जगह इस्तेमाल करते हैं। जब कोई इंसान अपनी किसी निजी राय को लेकर अड़ जाता है, तो उसे अचानक से किसी नई सोच के लिए मनाना या मनाने की कोशिश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर चाहे ये सोच सामने वाले की भावनाओं से जुड़ी हो या फिर इंस्टिंक्ट से, वो उसी सोच पर ही टिके रहना चाहता है। हालांकि ऐसे लोगों की सोच को बदलने में आसानी हो सकती है, जो किसी भी चीज के बारे में गंभीरता से ना सोचते हों। अगर हम शौचालयों की ही बात करें, तो चाहे आप उन्हें साफ और सजा हुआ रखने की कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, उन्हें इस्तेमाल करने वाले जब तक आप जैसी सोच नहीं रखेंगे, तब तक ये संभव नहीं होगा। फिर चाहे आप बाथरूम साफ रखने के साइन बोर्ड्स लगाएं या कुछ और अजीब तरीके अपनाएं, उन सब को लोग नजरअंदाज कर देंगे। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप तब तक किसी इंसान को किसी चीज के लिए बना नहीं सकते जब तक कि वो इंसान खुद मानना ना चाहता हो। इसलिए ये कोशिश ना करते हुए हमेशा अपने विरोधी की राय का स्वागत करने में ही होशियारी है। अगर आप उसके मुंह पर उसकी राय में खामियां निकालेंगे, तो जायज है कि वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा। इसलिए उनके लिए बड़ा सोच समझकर एक ऐसा तर्क तैयार करना पड़ेगा जिसे सामने वाला इंसान चाह कर भी काट ना पाए। जब आप किसी को बनाने के लिए निकलते हैं, तो आप उस तर्क को शुरू करने वाले पात्र होते हैं। सामने वाला सिर्फ उस पर वोट करने वाला पात्र होता है। यानी आपके तर्क में कुछ ऐसे तथ्य होने चाहिए जिससे सामने वाला इंसान आपकी बात को कम से कम सुन तो ले। दूसरी बात यह कि अगर आप जानते हैं कि आपका तर्क सटीक यानी कि परफेक्ट नहीं है, तो कभी भी ऐसा दिखावा करने की कोशिश ना करें। अगर आप जरूरत से ज्यादा परफेक्ट चीज अपने विरोधी को दिखाएंगे, तो वो कभी भी इस बात को नहीं मानेगा। आपको अपने प्लान की खामियां भी उसके सामने रखनी पड़ेंगी, तब जाकर शायद अगर वो आपकी बात को मानने की कोशिश कर पाए। किसी को मनाने का एक और तरीका यह भी है कि अगर सामने वाले का तर्क आपको अच्छा ना भी लगे, फिर भी आपको उसके तर्क की तारीफ करनी चाहिए। इससे आपको अपना तर्क और मजबूत करने में मदद मिल सकती है। अगर सामने वाले को ऐसा लगे कि उसकी बात को कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा, तो वो आपके साथ आपके प्लान में शामिल नहीं होगा। आपको किसी को बनाने के लिए उसके साथ बातचीत शुरू करने की जरूरत पड़ेगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के हैरो में दिए भाषण के वो शब्द आज भी लेखक और उनके साथी के कानों में गूंजते हैं। कहीं भी किसी भी हालत में, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, हार नहीं माननी है, ना अभी और ना कभी। ये बच्चों का पढ़ाई में मन लगाए रखने के लिए दिया गया भाषण नहीं था। ये साल 1941 के 19 अक्टूबर को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कही गई पंक्तियां थीं। हिटलर की सेना उस समय यूरोप और उसके आसपास हर तरफ अपना अत्याचार फैला रही थी। ब्रिटेन उस समय उसका सबसे बड़ा विरोधी था और जर्मन हवाई जहाज बिना रुके उन पर बमबारी किए जा रहे थे। आगे जाकर हालात में थोड़ा सुधार आया था, लेकिन फिर भी ये जान पाना मुश्किल हो रहा था कि ब्रिटेन का भविष्य क्या है। तभी तो चर्चिल के कहे गए उन शब्दों ने उन लड़कों को बहुत प्रभावित किया जो उस समय जंग का हिस्सा थे। चर्चिल का दिया हुआ संदेश बिल्कुल साफ था। हार एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मैदान छोड़कर भाग जाना बिल्कुल नहीं। अमेरिकी शब्दों में कहें तो अ क्विटर नेवर विंस एंड अ विनर नेवर क्विट्स। किसी चीज को बीच में छोड़ देना मतलब हार मान लेना है, और एक फ्रीक की तरह सोचने वाला इंसान कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं करेगा। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके देश पर बहुत बड़ा खतरा है, वो अपने देश की जनता को आखिरी सांस तक हौसला रखने की बात कहते हुए भले ही सही लगे, लेकिन आम आदमी के लिए ये ऐसी कोई करो या मरो की लड़ाई नहीं है। बल्कि लेखक का यही मानना है कि कई बार किसी चीज से क्विट करना फायदेमंद होता है, अगर ये सही तरह से किया जाए तो। कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान काफी लंबे समय से किसी नौकरी या रिश्ते में हो और उसे लेकर
उसके काफी सारे सपने भी हों, लेकिन एक वक्त के बाद ऐसा लगने लगता है कि वो किसी फंदे में फंस गया है और उसे पता ही नहीं कि उसके सपने क्या थे। अगर ऐसे इंसान को यह एहसास हो रहा है कि अब वो इस नौकरी या रिश्ते को सिर्फ कहने के लिए निभा रहा है, तो उसके लिए इसे छोड़ देना ही फायदेमंद होगा। यहाँ एक बात जो लेविट ने साफ कर दी थी कि वो अपने किसी भी रीडर को ये सुझाव देना नहीं चाहेंगे कि हर जगह या हालात को छोड़ देना सही है या ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर वो किसी ऐसी जगह पर अटका हुआ हो जहां आपका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, वहां से निकल जाने के बारे में सोचना जरूरी हो जाता है। क्विट यानी कि किसी चीज या हालात को बीच में अधूरा छोड़ देना, उसको लोग पहले ही इसलिए बुरा मान लेते हैं क्योंकि इसका सीधा मतलब हार यानी फेलियर से होता है। लेकिन क्या फेलियर सच में इतनी बुरी बात है? इस पर अपना अनुभव बताते हुए लेविट कहते हैं कि उनको तैयार किए हुए फ्रीकोनॉमिक्स रिसर्च प्रोजेक्ट्स की 10 में से 9 कॉपियां फेल होती थी और उन्हें हर बार ऐसा करवाया जाता था कि इस प्रोजेक्ट के लिए लेविट और उनके साथी तैयार नहीं हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने इस फेलियर को नुकसान की नजरों से नहीं देखा। अगर कोई इंसान फ्रीक की तरह ही सोचना चाहता है, तो एक्सपेरिमेंट्स उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है और तब फेलियर फीडबैक का एक जरिया बन जाता है। तभी फेलियर से किसी भी फ्रीक को डर नहीं लगता। क्विट करने की बात करते हुए लेविट का भी यही कहना है कि उनके साथी के साथ मिलकर इन किताबों को लिखना एक बहुत बेहतरीन सफर रहा है। लेकिन अब उन्हें भी शायद ये सोचने की जरूरत है कि कहीं उनके भी क्विट करने का समय तो नहीं आ गया। अपने पूरे करियर में पहली बार लेविट ने किस्मत पर अपना आने वाला कल छोड़ने का फैसला किया। तभी लेविट इस किताब के आखिरी पड़ाव पर आकर कहते हैं कि अगर रीडर्स को उनकी कोई किताब अब और ना मिले, तो समझना पड़ेगा कि उनकी किस्मत में शायद यही था। लेविट का ये मानना है कि क्विट करना फ्रीक की तरह सोचने का सबसे जरूरी हिस्सा है। ऐसा हो सकता है कि इस शब्द से आपको अब भी डर लगता हो, लेकिन एक नई शुरुआत के लिए किसी चीज को जाने देने में कोई बुराई नहीं है। किसी ऐसी चीज को जाने देना जो आपके आगे के रास्ते का कांटा बन रही हो, या फिर किसी ऐसी आदत को जाने देना जो आपको गोल के लिए सेंटर स्ट्राइक ना करने दे रही हो, ये आप ही के लिए अच्छा है। जहां तक बात विंस्टन चर्चिल की है, तो भले ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अपने देश के लोगों से किसी भी हालत में क्विट ना करने की बात कही हो, लेकिन असल जिंदगी में वो किसी बड़े क्विटर से कम नहीं थे। जब उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा, तो एक के बाद एक पार्टी छोड़ते हुए उन्होंने दूसरी पार्टी का हाथ थाम लिया, और जब वो क्विट नहीं कर रहे थे, तब उन्हें पार्टी से निकाला जा रहा था। शायद तब तक चर्चिल ने भी जिंदगी में कभी कभी किसी चीज को छोड़ देने की अहमियत समझ ली थी। लेविट आगे कहते हैं कि उनके और उनके साथी डबनर की इस किताब को लिखने के पीछे यही मकसद था कि उनके रीडर्स को थोड़ा अलग सोचने का मौका मिले और थोड़ी अलग सोच के साथ अपना रास्ता चुनने की हिम्मत मिले। अब बाकी तो उन रीडर्स के हाथ में है जिन्हें इस रास्ते पर चलना है, लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए अगर उन रीडर्स को थोड़ी सी भी मदद मिले, तो यही उनके संतोष का कारण होगी।